लेस। नहीं चल रहा, नेट ही बंद पड़ा है। अरे मैं तो सर के वॉइस सर्वरलेस क्या चीज़ है? नाम से क्या लग रहा है? सर्वरलेस सर्वर ना सर्वर बैकएंड ना हो, विदाउट सर्वर, फ्रंट ऑटोमेटेड। सर्वर के बगैर। विदाउट सर्वर अच्छा, मैं एक हिंट ये देता हूँ कि ये सर्वरलेस जो आपके पास टर्म है वो यूज़ कहाँ होती है? क्लाइंट साइड पे। वो होती है डिप्लॉयमेंट के बाद। मतलब हमारा नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट है, आपने कभी ये सोचा है कि भाई हमने नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट बनाया और वो वर्सल पे डिप्लॉय किया और वो फ्री में चल रहा है? क्यों फ्री में चला रहे हैं भाई? ज़्यादा पैसे आ रहे हैं क्या? डिप्लॉयमेंट के बाद उनकी मशीन ज़ाहिर है यूज हो रही होगी। इमेज जो आपकी ऑप्टिमाइज करता है वर्सल, उसके लिए भी कुछ ना कुछ यूज कर रहा होगा वर्सल। तो अपने कंप्यूटर्स में वर्सल जो है क्या कर रहा है, अपने कंप्यूटर्स में आपकी, अपने सर्वर्स में आपकी वेबसाइट चला रहा है। तो पहले क्या होता था, वर्सल से पहले, मतलब बहुत पहले अगर मैं जाऊं, जो कि अभी भी चलता है, कि हम वेबसाइट बनाते थे और वेबसाइट को कहाँ पे डिप्लॉय करते थे? एक तरीका ये हो सकता है कि हम जो है अपना एक सर्वर खरीदे। कितने का मिलेगा सर्वर? अंदाज़न बोली लगाओ। 5-6 करोड़, 10 करोड़। 20 तो नहीं, फिजिकल सर्वर मतलब मैं खरीद के अपने घर में रखना चाह रहा हूँ। कितना महंगा होगा? 20 लाख। छोटा, बहुत छोटा। बड़े सर्वर लो तो फिर भाई आपके करोड़ 50 लाख इस तरह के तो लग ही जाएंगे। अपने लैपटॉप को भी हम सर्वर बना सकते हैं, लेकिन लैपटॉप को क्यों नहीं बना रहे? ठीक है भाई, ये इतना लोड ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने बड़े कंप्यूटर लेने होंगे जिनको हम सर्वर कह रहे हैं, बड़े सर्वर लेने होंगे। तो उसकी भाई कॉस्ट आएगी आपके पास खरीदने की, लगा लेना कम से कम 20 लाख। 20 लाख का आपने सर्वर ले लिया, चलो भाई बहुत पैसा आ रहा था, है खादिम भाई के पास बहुत पैसा आ रहा है, खादिम भाई ने कहा चलो 20 लाख का सर्वर ले रहे थे, ले लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने उसमें अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर दी। ज़ाहिर है उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती, कुछ आपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने होते, आपकी वेबसाइट उस सर्वर पे होस्ट हो जाती। इसका मतलब ये कि कोई भी अगर आपकी वेबसाइट एक्सेस करता तो वो आपके घर पे जो सर्वर रखा हुआ है वहाँ से वेबसाइट उसके पास जाती। अब क्या मसला हुआ, लाइट चली गई। लाइट चली गई तो सर्वर क्या हुआ, बिजली से चलता है ना, सर्वर क्या हुआ, बंद। वेबसाइट पे चलेगी नहीं चलेगी। उसके अलावा ईद का दिन है, आप सोचो भाई आप सुबह सुबह उठे, नमाज पढ़ के शीर कोरमा खा रहे हो, किसी की कॉल आई, भाई आपकी वेबसाइट डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि भाई सर्वर में कुछ खराबी हो गई। अब फिर आप भागे भागे जाओगे, अरे भाई सर्वर ठीक कर, सर्वर का सामान ही नहीं मिलेगा ईद वाले दिन, तो फिर वेबसाइट क्या हो गई, डाउन हो गई। तो और प्लस बिजली का बिल कितना आएगा, बहुत आएगा। तो बहुत सारे नुकसान हैं, अगर आप सर्वर इतना महंगा ले भी लेते हो तो बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन फ़ायदे भी हैं। जैसे बैंक्स जितने भी होते हैं ना, वो कभी भी अपनी वेबसाइट या अपनी एप्लीकेशन किसी और के सर्वर पे डिप्लॉय नहीं करती। क्यों? सिक्योरिटी की वजह से। उन्होंने अपने पास बड़े बड़े सर्वर खरीद के रखे होते हैं, वहाँ सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सिक्योर डाटा है ना, उसको सिक्योर रखना है। तो इसलिए उनको ये, उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आपने सर्वर अपने ही रखने होंगे, उसकी सिक्योरिटी भी आपने इम्प्लीमेंट करनी होगी, उसके लिए स्पेसिफिक बंदे भी बिठाने होंगे कि उसका ख्याल रखें। तो इस तरह के केसेस में ये वाली चीज़ चलेगी। लेकिन हमारे लिए क्या ये वाली अप्रोच काम की है? नहीं, हमारा तो नुकसान ही नुकसान होता रहेगा। अच्छा, तो ये वाली अप्रोच हम नहीं यूज़ कर रहे।
लेकिन ये यूज़ हो सकती है बैंक्स जैसे केसेस में। गवर्नमेंट का कोई डेटा हो तो गवर्नमेंट भी जाहिर है किसी और की जगह तो होस्ट नहीं करेगी, वो अपना सर्वर खरीदेगी। अच्छा, फिर हमारे पास एक अप्रोच आई जिसके अंदर हम किसी और का सर्वर रेंट पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि भाई सर्वर मुझे चाहिए आपका 1 महीने के लिए, मुझे अपनी वेबसाइट जो है 1 महीने के लिए चलानी है, तो मुझे क्या करना होगा, किसी और से रेंट पे सर्वर लेना होगा। अब वो जाहिर है पूरा का पूरा सर्वर नहीं होगा, सर्वर का एक पोर्शन होगा। सर्वर बहुत बड़े होता है, उसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट एक बारी में होस्ट हो सकती है, तो मुझे बहुत सारी तो करनी नहीं है, मुझे उस सर्वर का छोटा सा पार्ट चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, और उस छोटे से पार्ट में मैं रेंट दूँ, पूरे सर्वर का नहीं दे रहा। तो इस वाली अप्रोच में क्या फ़ायदा है? इस वाली अप्रोच में ये फ़ायदा है कि हमारे पास जो सर्वर है उसकी मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी, उसके सारे खर्चे कौन देखेगा? जिसका वो सर्वर है। आपने क्या करना है, सिर्फ उसको रेंट देना होगा जितना आप यूज़ कर रहे हैं। बट इस वाली अप्रोच में एक बुरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, उसमें आपने 11/11 की सेल लगा दी। अब 11/11 की सेल में क्या होता है भाई, लोग बोलते हैं अरे बड़ा डिस्काउंट है। अच्छा, और करो तो कोई इतना डिस्काउंट होता नहीं है, वो होता है लेकिन इतना नहीं होता, आपको वही चीज़ मिल जाएगी, लेकिन 11/11 है ना। तो 11/11 अब ऐसा बन गया है कि जो है 11/11 में सेल आती है तभी सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, हर कोई 11/11 ला रहा है। तो 11/11 आ गई, अब आपकी वेबसाइट में 11/11 में ज़्यादा लोग आ गए, ज़्यादा लोग आ गए, तो आपने क्या किया, जिससे सर्वर रेंट पे लिया हुआ था, रेंट पे ऐसे कि भाई आपकी वेबसाइट उसके सर्वर पे होस्ट हुई है, बस वो होस्ट करने के आप पैसे दें, ठीक है। तो सब कुछ आपके लिए वर्चुअली होगा, मतलब आपके पास कोई फिजिकल सर्वर नहीं होगा, आपने उसके पास रखवा दिया वेबसाइट। अब वो जाहिर है सामने वाला बंदा ट्रस्टेड होगा। अच्छा, तो 11/11 आ गई, आपने सर्वर को क्या कर दिया, आपने अपग्रेड कर दिया, क्योंकि जाहिर है पहले छोटा सर्वर था, आपने कहा कि भाई उसकी ना रैम बढ़ा दो, उसका CPU बढ़ा दो, क्योंकि आज 11/11 ज़्यादा लोग आएंगे, तो उसने बढ़ा दिया। अब आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं। अच्छा, जब सर्वर का साइज़ बढ़ेगा तो रेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? रेंट भी बढ़ेगा, लेकिन 11/11 है तो भाई आपने वेबसाइट डाउन तो नहीं कर सकते, आपने अपग्रेड कर दिया सर्वर। अब क्या हुआ भाई, 11/11 ख़त्म, कोई भी यूज़र नहीं आ रहा, तो आपकी वेबसाइट खाली रखी हुई है, तो क्या आप उस वेबसाइट का भी रेंट दोगे? इस केस में रेंट जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा? रेंट तो जा रहा होगा, क्योंकि आपने रेंट पे ली हुई है। चाहे उस सर्वर के अंदर कोई लोड आए, कोई कस्टमर आए या ना आए, रेंट तो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, सर्वर को डाउनग्रेड करोगे ताकि जो है कम रेंट जाए, फिर उसके बाद ज़्यादा यूजर्स आ गए, फिर अपग्रेड करना होगा। तो ये वाली जो हेडेक है ये आपको खुद ही करनी पड़ती है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई, बीच में और भी टेक्नोलॉजीज आई, कुबरनेटिस आया, डॉकर आया, वो वाली चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम आसान वाली चीज़ जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सर्वरलेस। सर्वरलेस का ये मतलब है कि जो आप सर्वर रेंट में ले रहे हो, सर्वरलेस का ये मतलब नहीं कि वो सर्वर ही नहीं है। सर्वर नहीं है तो होस्ट कहाँ करोगे? सर्वर है लेकिन मैनेज नहीं करना। सर्वर है लेकिन सर्वर को मैनेज नहीं करना। मैनेज से मुराद ये कि ज़्यादा यूजर्स आ जाए तो हमें पहले क्या करना पड़ता था, उसे अपग्रेड करना पड़ता था खुद। कम यूजर आ जाए उसे डाउनग्रेड करना पड़ता था खुद। अब ये वाली चीज़ क्या होगी, ये सर्वरलेस खुद ही देखता है। सर्वरलेस का जो फ़ायदा है वो ये है कि आप अपनी Next.js की वेबसाइट जब वर्सल पे डिप्लॉय करते हो तो वो सर्वरलेस इन्वायरमेंट में डिप्लॉय होती है, जिसका मतलब ये है कि उसकी स्केलेबिलिटी, मतलब उसमें ज़्यादा यूज़र्स जब आ जाएं तो वो खुद ब खुद वो स्केल हो जाएगा सर्वर। अगर कम यूज़र आए या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो सर्वर बिल्कुल ज़ीरो भी कर देगा। इसी तरह सर्वरलेस का एक फ़ायदा तो ये हो गया स्केलेबिलिटी, मतलब जितनी यूज़र्स आएंगे ऑटोमेटिकली सर्वर स्केल हो।
आपकी तरफ से कोई आपको मेहनत नहीं करनी, वो खुद ही ऑटोमेटिकली स्केल होगा। कम यूजर्स होंगे तो खुद ही स्केल डाउन हो जाएगा, सर्वर खुद ही छोटा हो जाएगा। आपका कोई रोल नहीं है उसमें। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है सर्वरलेस का? दूसरा फायदा ये है कि जो सिक्योरिटी वाले मामला आते हैं वो भी अब किसकी जिम्मेदारी है? सर्वरलेस के अंदर सर्वरलेस टेक्नोलॉजी की बात करूं, जैसे वर्सल जो है ना वो सर्वरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। मतलब सर्वरलेस अप्रोच से मुराद कि भाई आपने सर्वर मैनेज नहीं करना होता, सारी चीज़ें वर्सल देख रहा होता। तो सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है वो भी आप कौन देख रहा है? वर्सल देख रहा है। एक और इसमें फायदा है, पहले जो रेंट वाली चीज़ थी ना उसमें क्या हो रहा था भाई, 0 यूजर्स हैं तब भी आपका रेंट जाता था। एक सेकेंड, 0 यूजर्स हैं तब भी आपका रेंट तो जा रहा होता। सर्वरलेस वाली चीज़ में क्या होता है कि आपके अगर 0 यूजर्स हैं तो आपका सर्वर वो बंद कर देगा। मतलब आपका कोई बिलिंग नहीं होगी, आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी। हाँ, अगर 11 आ गई तो अब यूजर्स बढ़ गए, यूजर्स जैसे ही बढ़ेंगे वर्सल क्या करेगा, आपके सर्वर को ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देगा। और जितने यूजर्स होंगे उतने ही आपको चार्ज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई ज़्यादा यूजर्स हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज करें, कम यूजर्स हैं तब भी ज़्यादा चार्ज करें, नहीं, ऐसा नहीं है। जितने यूजर्स होंगे, जितना आपका सर्वर यूज हो रहा होगा उतना ही वो चार्ज करेगा वर्सल। इस मॉडल को हम कहते हैं पे एज यू गो मॉडल। मतलब जितना आप यूज करोगे उतना आप पे करोगे। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, रेंट वाले केस में, कि भाई आप यूज भी नहीं कर रहे तभी रेंट जाएगा। इस वाले केस में क्या हो रहा है, जितना आप यूज करोगे सिर्फ उतना ही रेंट जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे, या जो चीज़ आप यूज नहीं करते उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ये है भाई मकसद सर्वरलेस का। जी, सिक्योरिटी रिस्क नहीं हुआ इसमें जो है सर। अच्छा, इनका सवाल ये हुआ कि भाई अब हम जो अपनी वेबसाइट है वो किसी और के सर्वर पे कर रहे हैं और वो मैनेज कर रहे हैं और उनके सर्वर पे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। अब इन्होंने कहा ये तो डेटा मेरा चुरा लेगा या किसी और को दे देंगे। ठीक है, कोई भी कंपनी हो ना इस तरह की, उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर वो फॉलो नहीं करते उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जो कि उन्होंने अपने सर्वर पे इम्प्लीमेंट करी है, उस पर कोई भी सू कर सकता है या केस कर सकता है। पता चल जाता है भाई, बड़े बड़े लोग हैं उनको पता चल जाता है, निकाल लेते हैं कि भाई यहाँ से डेटा लीक हुआ। तो भाई भरोसा करो ना, भाई क्या करें। देखिए, बड़ी कंपनी जो होती है उसमें पूरी दुनिया भरोसा करती है। बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस डिप्लॉय हैं वर्सल पे। अच्छा, वर्सल जो है अपने कोई सर्वर नहीं लगा के बैठा हुआ, वर्सल है चला। वर्सल क्या किया हुआ है, पीछे जो है AWS को यूज कर रहे हैं। AWS भी एक क्लाउड है, बहुत बड़ा क्लाउड है, आप भी डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है उसको यूज करना। वर्सल ने AWS को आसान कर दिया, तो आगे वर्सल है, आपकी जितनी भी चीज़ें डिप्लॉय होंगी AWS पे होगी। ये जितनी भी कंपनीज आती हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। और हम ये भी चीज़ देखते हैं कि भाई इस कंपनी में कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है या अपनी वेबसाइट होस्ट करी है। तो वर्सल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। AWS बड़ा खतरनाक है। AWS के अंदर तो आपने अगर कोई चीज़ गलती से ऑन कर दी ना, बस फिर काम हो जाएगा, या उसकी कोई पासवर्ड वगैरह लीक हो गया, बस फिर आपके कार्ड से जो पेमेंट कटेगी 10-20 हज़ार डॉलर की, जाहिर है लोग माइनिंग शुरू कर देंगे उससे। तो ये बड़ा खतरनाक है AWS, और यूज़ करना भी बड़ा मुश्किल है नए लोगों के लिए। वर्सल बहुत आसान, आराम से डिप्लॉय के बटन पे क्लिक करो, तक डिप्लॉय करो, हो गया। AWS में जाओ कभी समझ ही नहीं आता क्या क्या चीज़ें, क्योंकि उन्होंने फीचर्स बहुत ज़्यादा दिए हैं। फीचर जब ज़्यादा होते हैं तो समझ ही नहीं आता भाई कौन सा फीचर क्या कर रहा है, तो बड़े मुश्किल है। खैर, क्लाउड का मतलब क्या है? क्लाउड का मतलब आप समझते हैं बादल। अच्छा, जैसे क्लाउड होता है ना, बादल भी होता है, वो
आसमान में होता है, हर कोई उसको देख सकता है। इसी तरह से क्लाउड की जो टर्म है वो इसलिए यूज़ करी गई है कि जो सर्वर्स होंगे हमारे क्लाउड पे, क्लाउड कुछ नहीं डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स रहते हैं, हम क्लाउड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे हर कोई कनेक्ट हो सकता है क्लाउड से। क्लाउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सर्वर्स प्रोवाइड कर रहा है या इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सारी क्लाउड के अंदर आपको सर्वर्स वगैरह मिल जाते हैं और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो मिल जाती हैं जो कि क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है और क्लाउड ही मैनेज कर रहा होता है, तो उसको हम क्लाउड कहते हैं। AWS का क्लाउड है अपना, तो क्लाउड से ये मुराद नहीं कि भाई AWS हवा में बादल लेके घूम रहा है। क्लाउड से ये मुराद है कि भाई उन्होंने अपने जो सर्वर्स हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी दुनिया में रिमोटली। तो उनके पास बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं और उसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े सर्वर्स भी रखे हैं। इसी तरह से गूगल का भी क्लाउड है, इसी तरह से अजूर का भी क्लाउड है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का। तो ऐसे बहुत सारे क्लाउड है। अच्छा, सर्वरलेस हमने डिस्कस किया थियरी के हवाले से। अच्छा, हमारा इंटरनेट वगैरह सब सेट हो गया। सर्वरलेस पे किसी का कोई सवाल? तो पहले हम यूज़ करते थे डिप्लॉयमेंट के लिए नॉर्मल सर्वर्स। नॉर्मल सर्वर्स का मसला है कि भाई सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, अपग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है, सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। सर्वरलेस का ये फ़ायदा है कि भाई अब आपने कोई भी चीज़ डिप्लॉयमेंट के बाद कोई भी चीज़ मैनेज नहीं करनी, सब चीज़ें वो खुद ही स्केल करेगा, स्केल डाउन करेगा, सिक्योरिटी वगैरह, पे एज यू गो मॉडल, सब चीज़ें वो खुद ही मैनेज करेगा। तो ये सर्वरलेस के फ़ायदे हैं। APIs अलग टॉपिक है। हाँ, API को जब आप डिप्लॉय करेंगे वो सर्वरलेस हो सकता है। मतलब अगर मेरी API को यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब भाई वो API सिर्फ उतनी देर के लिए चलेगी जब तक कोई यूज़ कर रहा है। अगर कोई मेरी API यूज़ नहीं कर रहा तो वो जो है क्या होगा, सर्वर का कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा और मेरी जो API जो सर्वर पे रखी हुई है वो क्या हो जाएगी, आइडल हो जाएगी, स्लीप हो जाएगी। मतलब ये समझ लो जी। दोबारा बोले, आवाज़ आपकी। इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक्सेस कैसे करेंगे? अच्छा, सर्वरलेस जो है ना उसमें ये होता है कि बहुत सारे ऐसे क्लाउड्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको ये फीचर प्रोवाइड करें, सर्विस प्रोवाइड करें। जैसे वर्सल आपको कहता है भाई अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करो, मैं उसको सर्वरलेस इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करूँगा। इसका मतलब ये है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो खुद ही स्केल होगी, कितनी स्केल होगी उतना आप पे करोगे, जाहिर सी बात है। स्केल डाउन भी खुद ही होगी। तो मतलब ये सर्वरलेस वाला जो पार्ट है वो वर्सल खुद ही सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। हमें कोई सर्वरलेस बनाना नहीं पड़ता, हम बना बनाए यूज़ करते हैं। इसी तरह से AWS जो है वो भी एक तरह से वर्सल की तरह है, लेकिन वर्सल ने बहुत आसान कर दिया इस चीज़ को। AWS के अंदर जाओ तो बहुत मुश्किल है। AWS भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आप उसके पास जाएंगे, आप उससे बोलेंगे भाई मुझे सर्वरलेस सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है जी। आगे फॉरवर्ड कर देंगे। AWS में तो सब कुछ हमें मैनेज करना पड़ता है ना। AWS की बहुत सारी सर्विसेज ऐसी भी हैं जो कि खुद ही मैनेज हो रही होती हैं, उसको हम कहते हैं मैनेज सर्विस। जैसे AWS लैम्डा, S3 बकेट जिसके अंदर इमेजेस वगैरह स्टोर करते हैं, CDN, बहुत सारी सर्विसेज जो मैनेज सर्विसेज है। और EC2 जैसी सर्विसेज जो हैं, अगर आपको AWS की नॉलेज है तो वो फिर आपको खुद ही मैनेज करनी है, ऐड होती जाए खुद ही। तो प्रीमियम वर्जन के अलग फ़ायदे भी हैं, वो स्केलेबिलिटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है प्रीमियम वर्जन में। तो खैर जी,
यहाँ से सवाल था। अच्छा, जब तक सवालात आ रहे हैं, मैं जो है नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट बना देता हूँ ताकि हम डेटा फैचिंग करें और अपने टॉपिक की तरफ आएं। तो सर्वरलेस हमने एक थ्योरी पढ़ी जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, या आप क्लाइंट को जाके पिच कर सकते हो। क्लाइंट जो है ना, मतलब कल को अगर किसी को आपने इम्प्रेस करना है, तो इम्प्रेस करने के लिए आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जब बताओगे, उसको उसके फ़ायदे बताओगे, तो उसको ये चीज़ लगेगी कि भाई आपको काफ़ी नॉलेज है। आप उसको कह सकते हो कि भाई नेक्स्ट ईयर जब आपकी डिप्लॉय करेंगे तो वो अनलिमिटेड स्केलेबल होगा, उसमें जितने भी यूज़र्स आ जाए कोई मसला नहीं होगा, वो जो है खुद ही खुद स्केल हो जाएगी। उसकी सिक्योरिटी भी टॉप नॉच होगी, क्योंकि हम उसको डिप्लॉय कर रहे हैं सर्वरलेस इन्वायरमेंट में, वर्सल पे, जो कि आपका ये सारी चीज़ें खुद ही करके दे रहा होगा। नहीं, प्रीमियम वर्जन के बाहर भी हो जाता है, प्रीमियम वर्जन के अपने कुछ फायदे हैं। वर्सल के अपने डोमेन, अगर आपने वर्सल पे डोमेन चेंज करना है, आपका अगर आपके पास डोमेन पहले खरीदना होगा, .com वाला खरीद लिया आपने जैसे, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने उस डोमेन को जो कि आपने कहीं से भी खरीदा उसको लिंक कर सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ। तो कोई उसका प्रीमियम कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे लिंक हो जाता है। अच्छा जी, ओके, टॉपिक की तरफ आते हैं हमने। तो एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है, सर्वरलेस। तो ये टर्म के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दो कि ऐसे सर्वर जो कि खुद ही मैनेज होते हैं और जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे वर्सल हो गया, AWS हो गया, वहाँ खुद ही खुद सर्वर मैनेज हो रहे होता है। अच्छा, क्लास मैंने गलत लिख दी है। अभी हमने क्या करना है, अपने डेटा फेचिंग के टॉपिक की तरफ आना। तो npx create next-app स्पेस, जी लड़े नहीं यार, पंखे को बार बार नहीं चाहिए। ये क्या हो गया यार, सर्दियाँ हो गई, बराबर वाला जैकेट पहन के बैठा हुआ है तुम। हाँ सर, तुम मलमनी तो मानते हो ना। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ यार, थोड़े थोड़े टाइम के लिए ले लो ना। तो अभी ऐसे ही रहने दें, थोड़ी देर बाद अपनी तरफ कर लेंगे जिनको चाहिए। तो भाई नेक्स्ट ईयर का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। पावर नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रीशियन का मसला है। कुछ इलेक्ट्रीशियन यहाँ तक सही है, ये भी लगा हुआ। हाँ, ये वाली लाइन में कुछ मसला है, तो वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, वहाँ कुछ इलेक्ट्रीशियन का काम है। कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट है इसका प्रोजेक्ट बन रहा है। अच्छा, हमारा टास्क इतना सिंपल नहीं है जो अभी हमने इम्प्लीमेंट करना है ना। हमने क्या करना है, एपीआईज हमने पढ़ी हुई है, डेटा फैच करना हमने सीखा हुआ है। हम दोबारा एपीआईज की तरफ जाएंगे, लेकिन इस बार डेटा फैच करके, कहाँ है भाई मेरा, हमने बनाना है एक अदर कैरोसेल। कैरोसेल क्या होता है? स्लाइडर। जिसका मतलब ये है कि भाई आपके पास जो भी हैकाथॉन का असाइनमेंट भी आया है, उसमें भी आप लोगों को क्या बनाना है, एक स्लाइडर बनाना है, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अवॉइड कर रहे हैं। और अवॉइड इस तरह से कर रहे हैं कि उस सेक्शन का जो स्लाइडर वाला बटन है उसे ही गायब कर दिए। तो उनको लग रहा है कि भाई हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो बनाएंगे कैसे अगर कहीं पे भी बनाना पड़ जाए। कैरोसेल क्या चीज़ होती है? आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में इमेजेस जो है ऐसे शो हो रही होती है। पहले एक इमेज शो होती है, फिर वो खुद ही स्लाइड होकर फिर दूसरी इमेज आ जाती है, फिर दूसरी स्लाइड होती है, तीसरी इमेज आ जाती है। ये वाली चीज़ कैसे हम इम्प्लीमेंट करें? तो ShadCN में इससे रिलेटेड भी आपके पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है कैरोसेल। इस कंपोनेंट को मैं खोल लेता हूँ। हमने क्या करना है, इस वाले कंपोनेंट को यूज़ करना सीखना है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मेन जो फंक्शनैलिटी है वो इसने इम्प्लीमेंट करके दी हुई है, जो कि है स्लाइडर। तो आप देखें कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये 4, 5 इस तरह से आपके पास खुल रहा है। इसी तरह से मैं बैक भी जा सकता हूँ, तो ये बैक भी हमारे पास जा रहा है। तो ये कैरोसेल वाली फंक्शनैलिटी को आप कस्टमाइज करके मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो। इसमें आप ड्रैग वाला फीचर भी लगा सकते हो कि मैं माउस से ड्रैग करूँ, तो ये भी आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप नीचे आओ तो वर्टिकल भी बना सकते हो, और ये जो एरोज हैं इनको भी कस्टमाइज कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको ये इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने दी है। अब आप बोलोगे यार इसमें तो बहुत कम कैरोसेल है, हमें इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, कैसे करोगे? ShadCN ने क्या किया है, एक लाइब्रेरी है, क्या नाम है इसका, एम्बला, ये यूज़ करिए अपने पास। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको और इसमें चेंजेस करनी और कस्टमाइज करना है तो एम्बला के बारे में पढ़ो। और एम्बला के अंदर, अच्छा ये है ही सिर्फ कैरोसेल के लिए, वही कैरोसेल वाला काम उसने आसान करके दिया है। बट अगर आप चाह रहे हो कि भाई इसके जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये चेंज हो जाए, ये बटन्स जो है ना एरो की जगह कुछ और आइकन ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ इस तरह की कस्टमाइजेशन। थोड़ी सी मुझे लर्निंग करनी होगी कि एक ShadCN में कैसे ये कंपोनेंट चल रहा है। दूसरी, अगर मुझे कस्टमाइज करना है तो मैं एम्बला को यूज़ करते हुए कर सकता हूँ। जी आप कुछ पूछ रहे थे? हैकाथॉन के अंदर हेडलेस CMS रिक्वायरमेंट में नहीं है, ठीक है? तो नाम यूज़ करोगे, पढ़ लोगे तो प्लस पॉइंट, नहीं करोगे तो कोई माइनस पॉइंट नहीं होगा। ऐड टू कार्ट का भी इसी तरह से कर लोगे तो बहुत अच्छा फीचर है, नहीं करोगे तो कोई माइनस पॉइंट नहीं होगा। तो हैकाथॉन के अंदर, अच्छा जो भी अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है जिसके अंदर ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी सर अमीन जो है वो मैंडेटरी कर देते हैं, तो वो आपकी हैकाथॉन की रिक्वायरमेंट में ही बता दें। खैर उस पर हम डिस्कशन करेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं। तो हमने क्या यूज़ करना है, कैरोसेल। कैरोसेल यूज़ तो करना है, इसके साथ करना है, Next.js के साथ करना है, लेकिन हमारे पास जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा? कौन सी API? ये जेसन प्लेस होल्डर एक वेबसाइट है, मैं दोबारा सर्च करता हूँ, जेसन प्लेस होल्डर। क्या नाम है? जेसन प्लेस होल्डर।
जब आप ये सर्च करोगे तो ये एक वेबसाइट आ जाएगी जो कि आपको फ्री एपीआई देती है। अगेन इनकी एपीआई में एक अच्छी चीज़ है कि इमेजेस भी देता है। तो हम वो जो लास्ट क्लास में वाइट लिस्ट वाली चीज़ थी ना, वो भी देख लेंगे। अच्छा, उसको मैं खोल लेता हूँ जेसन प्लेस होल्डर वाली वेबसाइट में। तो ये हमारे पास वेबसाइट खुल गई है, स्पॉन्सर्स आ गए, थोड़ा और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने पोस्ट की एपीआई यूज़ करनी है तो यहाँ पे चले जाओ, कमेंट्स की यूज़ करनी है, इससे क्या होगा, कमेंट्स आ जाएंगे बहुत सारे रैंडम। एल्बम की अगर आप यूज़ करनी है तो ये भी यूज़ कर सकते हो, 100 एल्बम आपको मिल जाएंगे। हम यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ की, जिसके अंदर ही हमें बहुत सारी फ़ोटोज़ देगा। तो इस एपीआई पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एपीआई के अंदर जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये रिस्पॉन्स आएगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, एल्बम आईडी, टाइटल, एक नॉर्मल आईडी है, एक एल्बम आईडी है कि भाई ये जो इमेज है ये किस एल्बम की है, तो उस एल्बम की आईडी भी लिखी हुई है। इमेज का यूआरएल और जो थंबनेल होता है, थंबनेल ज़ाहिर छोटा होता है तो उसकी अलग इमेज है। तो ये हमारे पास इमेजेस जो है ये मेनली हमारा पर्पस है इसको शो कराना। तो अगेन मैं दिखा रहा हूँ कहाँ से मिला मुझे ये, जेसन प्लेस होल्डर। जेसन प्लेस होल्डर की एक वेबसाइट है। इसको जब आप खोलोगे और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारी एपीआईज, जिसमें से हम यूज़ कर रहे हैं फ़ोटोज़ वाली। तो फ़ोटोज़ वाली मैंने खोल ली, फ़ोटोज़ वाली एपीआई का यूआरएल आ गया। इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ, ऊपर से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर अपनी ड्राइंग वाले टूल में पेस्ट कर देना। अच्छा, अब हमारे पास ये यूआरएल है। इस यूआरएल के अंदर अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ ना तो इस यूआरएल में होती है हमारे पास तीन चीज़ें हमारे पास होती है। एक ये HTTPS, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सही। तो एस काम दिया, सिक्योर, ठीक है। HTTPS हमारे पास कुछ वेबसाइट में लगा होता है HTTPS, कुछ वेबसाइट में होता है HTTP। तो ये बेसिकली कुछ नहीं, HTTPS आपके पास सिक्योर होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कोई डेटा भेजता हूँ अपने पास से तो सिक्योरली आपके पास जाएगा। तो HTTPS एक प्रोटोकॉल है, आपके डेटा को लेके जाता है या आपकी रिक्वेस्ट को सिक्योरली लेके जाता है। तो HTTPS सिक्योर है। कहीं क्या कर रहे हो, खराब भी कर रहे हो, करंट में लग जाए भाई। तो HTTP हमारे पास कुछ वेबसाइट में HTTP होता है और जब आप इस तरह की वेबसाइट खोलते हो तो उसमें लिखा आ रहा होता है क्या, ब्राउज़र आपको कहता है नॉट सिक्योर लिखा आ रहा होता है। तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती, उन वेबसाइट को अवॉइड करें, अपना डेटा ना दें। HTTPS जिन वेबसाइट पे लगा हुआ है तो काफ़ी हद तक सिक्योर है। तो सिक्योरिटी की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक ये है, क्योंकि बहुत सिंपल सी है, इसमें आपका कोई काम नहीं है। ये वर्चुअल HTTPS को खुद ही लगा देगा। अच्छा इसको मैंने नाम क्या दिया, प्रोटोकॉल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोटोकॉल, सही है, सही लिखा है। सही लिखा है। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया भाई प्रोटोकॉल, और ये सिर्फ इतना वाला पार्ट है HTTPS। अच्छा, आगे हमारे पास पूरा URL है। इस URL को हम क्या कहते हैं, बेस यूआरएल। बेस URL तो हम अपनी आसानी के लिए कह रहे थे, लेकिन इसको हम वैसे क्या कहते हैं, पाथ तो आगे फोटोज वाला हम उसको कहेंगे पाथ। इसको क्या कहते हैं, नहीं सही,
होस्ट, कि भाई ये जो है हमारे पास ये होस्ट कर रहा है, इन फोटोज को भी यही होस्ट कर रहा है। क्या कर दिया भाई, इंटरनेट बंद हो गई। यार क्या कर रहे हो यार। अच्छा, जो हमारे प्रोटोकॉल के बाद वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं होस्ट। लास्ट में हमने देखा था एक चीज थी स्लैश फोटोज, तो फोटोज वाला जो पार्ट था उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट भी कह सकते हैं, पाथ नेम भी कह सकते हैं, और एपीआई की लैंग्वेज में हमने क्या पढ़ा था, एंड पॉइंट भी कह सकते हैं। तो आप इसको कुछ भी दे सकते हैं। ब्राउजर की लैंग्वेज में अगर हम ब्राउजर की बात करें, ब्राउजर इसको क्या समझता है, ब्राउजर इसको समझता है पाथ, सिंपल पाथ। प्रोटोकॉल हमने पढ़ा HTTPS और HTTP है, जो कि यूज होता है हमारे पास वेबसाइट्स के अंदर, ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योरली डेटा जो है उसके अंदर सिक्योरली ट्रैवल करे। उसके अलावा हमने पढ़ा होस्ट। होस्ट क्या होता है, होस्ट के अंदर आपकी वेबसाइट का जो मेन URL है उसको हम कह रहे हैं होस्ट। अच्छा, ये कौन कह रहा है, ये ब्राउजर की जबान में मैं आपको बता रहा हूँ। ब्राउजर जो URL पढ़ता है उस इस तरह से पढ़ता है कि भाई वो HTTPS को प्रोटोकॉल कहते हैं, और बीच का जो URL होता है मेन, उसे होस्ट कहते हैं, और जो होस्ट जो आपका होता है मेन URL होता है, उसके आगे स्लैश के बाद जो भी चीज़ होती है उसको हम पाथ कहते हैं। ये क्यों मैंने पार्ट बताया, ये अभी यूज होगा थोड़ी देर। पे चल रहा हालत तो देखें सर, वायर भी छीननी पड़ेगी। पहले ये मेरा सही हो जाए मसला। अच्छा, इंटरनेट चल गया, ये डिस्कनेक्ट है बस, बंद हो गया। इसी डायरेक्ट
अच्छा ब्रांड क्वार्टर में बड़ा मजा बाकी वो मजा आता आप और मिस लेवल में होते थे फिर सेकंड क्वार्टर को पता चलेगा आप लोग मुझे लाइक से इसमें पता चला उससे सारी क्या बच्चा बाहर अच्छा जी, टेक्निकल मसला आ गया था बट वापस आ जाता है हमारे पास। हमने कहा यूआरएल के अंदर 3 चीजें होती है, प्रोटोकॉल, होस्ट, पाथ। तो इसको हम लास्ट वाले से, अच्छा ये मैं ब्राउज़र के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि ब्राउज़र यूआरएल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटोकॉल, होस्ट और पाथ। अच्छा, हम इस यूआरएल, ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये अभी थोड़ी देर में यूज़ होगी। हमने पहला काम ये करना है, डेटा फैच करना है। ये मेरा भाई प्रोजेक्ट है, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, सब चीज़ें हटा दो, page.tsx खाली कर दिए। ये दूसरा प्रोजेक्ट है। अच्छा जी, राइट कौन से, वो तो मैं कर ही देता हूँ। सर आंखें खराब हो जाएगी हमारी वो चुपती है तभी तो आंखें खुली रहती है। ये सही है। ये सही है। अच्छा, तो भाई मैंने एक नया प्रोजेक्ट खोल लिया है, इसके अंदर हम डेटा फैचिंग करेंगे। बट अब तक जितनी भी हम डेटा फैचिंग कर रहे थे वो क्लाइंट साइड पे नहीं बल्कि सर्वर कंपोनेंट्स पे कर रहे थे, जो कि बहुत आसान थी। इस कंपोनेंट को हमने किया था एसिंक, और अब वेट करके हम जो है क्या करते थे, फैच का मेथड कॉल करते हुए एपीआई रिक्वेस्ट भेज देते थे। बट क्लाइंट कंपोनेंट में ऐसा नहीं कर सकते, करने की कोशिश भी करेंगे हम, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि फ़िलहाल खाली है। और अच्छा, ये जो मैंने एम्प्टी लगाए हैं इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट, पता है ना। तो यहाँ पे मैं डिव भी लगा सकता हूँ, लेकिन डिव जाहिर है थोड़ा वो कोई ना कोई जगह लेता है, बेशक थोड़ी सी हो लेकिन कुछ ना कुछ जगह लेता है। बट ये जो एम्प्टी फ्रैगमेंट है ये क्या करते हैं, कोई जगह नहीं लेते, बस आपका जो भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसके अंदर रैप हो जाएंगे। तो बस इससे जो है ना कोई ऐसा जितना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। नॉर्मली हम एम्प्टी फ्रैगमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, इसको हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं, खाली है बस, एंगल ब्रैकेट्स, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग। अच्छा, एक कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं और इसी के बराबर में बना लेता हूँ कंपोनेंट का नाम मैंने रखा हुआ है फोटोज। पीछे की स्क्रीन बंद है। अच्छा, खुलवा रहा है। ओके, तो आप लोग फिर एक काम ये करें कि भाई इसी पे देखें, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जब तक वो टेक्निकल इश्यूज आज ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या कर सकता है, तो मैं जूम कर दे रहा हूँ। अपने घर में करेंगे और क्या करेंगे, अब वो मसले तो रहेंगे ही ना, अब उसका तो कोई हल हम
इंटरनेट नहीं चल रहा, लाइट चली गई तो हम क्या कर सकते हैं? टाइमिंग बढ़ाए वीपीएन कनेक्ट कर लो सबसे। सर, आप टाइमिंग बढ़ा दें क्योंकि लाइट नहीं होती। अच्छा मेरे हाथ में नहीं है ये, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा तो मैं, और मैं करूँगा नहीं पहली बार। कैसे बनेगा उसमें? लॉजिक लगाने 24 घंटे का कॉम्पिटिशन है तो देखिए अटेम्प्ट सब नहीं करने हैं, बस ये वाली चीज़ है। कोई लेट होगा तो ऐसा नहीं भाई निकलो अब कल से गवर्नर हाउस में आना, लेट होगा तो कोई बात नहीं, पिछली दफ़ा से ज़्यादा जल्दी करोगे, अगली दफ़ा होगा तो अगली दफ़ा और जल्दी करोगे, तो इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अच्छा खैर, तो ये मेरे पास एक कंपोनेंट आ गया है। कंपोनेंट के अंदर अच्छा जिनको देखने में मसला हो वो आगे आके यहाँ पे आगे बैठ सकते हैं, लड़कों में और लड़कियों में भी, तो पहले ही बहुत सारी बैठी हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कंपोनेंट बनाया है, सॉरी ये तो होम पेज है। होम पेज के बाद हमने फोटोज का एक कंपोनेंट बनाया है, यहाँ पे हम डेटा फेचिंग करेंगे। अच्छा पहले इस वाले कंपोनेंट को मैं क्या करता हूँ, page.tsx के अंदर यूज कर लेता हूँ सिंपली, जैसे हम करते हैं फोटोज का नाम है, इसको इंपोर्ट करा लिया ऊपर और सिंपली इसको यूज कर लिया, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वापस आता हूँ photos.tsx में, अब जो भी हम काम करेंगे वो सारा काम इसमें होगा, वो पेज में इंपोर्ट करा दिया, अब सारा काम हम इसमें करेंगे। एक और काम मैं ये करता हूँ, ग्लोबल CSS के अंदर से जो पहले से स्टाइलिंग हुई है उसको भी हटा देते हैं, बेसिक जो स्टाइलिंग है उसको आप टेलमेंट लगा देते हैं बस, ओके। तो फोटोज वाला हमारा कंपोनेंट आ गया है, इसमें हम डेटा फेचिंग करेंगे। पहले हम इसको चला भी देते हैं npm run dev, npm run dev, तो हमारे पास ये भी चल जाएगा। क्या चीज़ क्या कर दिया? नया वर्जन आया कल नहीं था ये 15.0.4, तो नए वर्जन के साथ कुछ नई चीज़ें भी आई होंगी, वो क्या ही है वो वही पे देख लेंगे बाद में। मैं जाता हूँ लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 3000 में जाने के बाद यार 3000 पता नहीं क्या दिमाग में, दिल्ली आ गई। ओके लोकल होस्ट 3000 मैंने यहाँ पे लिखा और हमारे पास फोटोज वाली चीज आ गई है। अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले डेटा फेचिंग करते हैं, लेकिन ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है, सर्वर कंपोनेंट है। अगला सवाल, एक मिनट, सवाल का जवाब देते हुए ये सोच लेना कि आगे से एक और सवाल आ सकता है कैसे, ठीक है? अच्छा तो पहले मैं इनसे पूछता हूँ, ये चश्मा वाले भाई बीच में जो बैठा है, नहीं पीछे, आपके भी पीछे वाइट, आप ही बैठा, एक सेकंड सवाल, अच्छा मैं अभी चुप करा रहा हूँ जी। सवाल ये है, सवाल क्या हुआ, हाँ सर्वर कंपोनेंट है ये या क्लाइंट कंपोनेंट है? सर्वर कंपोनेंट है। कैसे? हमने तो कहीं नहीं लिखा है ये सर्वर होना चाहिए। नहीं है, इसको कैसे पता चले सर्वर कंपोनेंट ही बनाना है, क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाना। आपके होंठ हिलते हुए दिख रहे हैं मुझे, तो आप हल्की आवाज़ में बराबर वाले से भी पूछेंगे। अच्छा चलो बताएं, बराबर वाले को कुछ नहीं आता। सर्वर कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, डिफॉल्ट होता है।
अच्छा, यहाँ से भाई बहुत शोर की आवाज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से मसला होता है कि पीछे वालों को आवाज़ नहीं आती। मैंने इतनी दफ़ा बोला है कि आपकी बातों की वजह से दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, तो कभी भी ये नहीं किया करो कि आपकी वजह से कोई और डिस्टर्ब हो। नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं आओ फिर, लेकिन किसी और पे डिस्टर्बेंस का सबब ना बने। अच्छा, तो हमारे पास फोटोज़ का कंपोनेंट है, हमने इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है, तो उसको करने के लिए यूज क्लाइंट, ये हमने सबसे टॉप पे लिख दिया। अब यूज क्लाइंट जब हमने कर लिया, तो यूज क्लाइंट करने के बाद अब हमने डेटा फैचिंग करनी है। तो क्या मैं यहाँ पे डेटा फैचिंग कर सकता हूँ? इसको एसिंक बना के इसको एसिंक कर दूँ। खादिम एसिंक करूँ नहीं करूँ? खादिम ही नाम है ना, कि कुछ और नाम? सही है जी, कर दूँ ना, मसला तो नहीं आएगा। चलो देखते हैं, कुछ और नहीं करते, सिर्फ इसको एसिंक करके सेव कर देते हैं और अपने ब्राउजर में खोल के देखते हैं क्या है इन्होंने। क्या कह रहा है भाई? अवेट भी लगाना चाहिए, और से बढ़ो। एरर के अंदर लिखा हुआ है, आधे बता दो यार। क्लाइंट साइड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्योंकि सपोर्टेड नहीं है, और यही चीज़ ये बता रहा है। तो अब एसिंक नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब डेटा फैचिंग भी सिंपल तरीके से जो हम करते थे वेट करके, वो नहीं कर सकते। अच्छा, ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम क्लाइंट साइड पे डेटा फैचिंग करें? सर्वर साइड में अंदर भी आसान भी, सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर एसिंक करो, वेट लगाओ, डेटा फैच। ज़रूरत बहुत सारे केसेस में पड़ सकती है आपको इस तरह की डेटा फैचिंग में। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो कि पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करेगी। पेजिनेशन क्या चीज़ होती है कि यहाँ पर होगा भी इसका कंपोनेंट पेजिनेशन, ये ठीक है, समझ आ गया इसे? इस तरह के जो सिनेरियो होते हैं, इसके अंदर आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट में जब आप क्लिक करोगे, अब ये क्लिक वाली फंक्शनैलिटी आ गई, तो क्लिक वाली फंक्शनैलिटी कौन से कंपोनेंट्स में होती है? क्लाइंट कंपोनेंट में ही होती है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो तीसरा वाला पेज खुलता है और थर्ड पेज वाले रिजल्ट्स आपके पास शो हो जाते हैं। तो ये कहाँ से आप इम्प्लीमेंट करते हो? क्लाइंट कंपोनेंट्स ही इम्प्लीमेंट करते हो। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर डेटा फैचिंग कैसे करते हैं, काम आ सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है इस तरह के केसेस में। जैसे पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करनी है तो डेटा फैचिंग जो करोगे वो क्लाइंट कंपोनेंट में करोगे। सवाल? तो क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हम डेटा फैचिंग करना सीख रहे हैं। हमने ये चीज़ देखी कि एसिंक अवेट वाली चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी, तो क्या करें? क्या करें? यहाँ से क्या आवाज आई? कुछ नहीं आवाज आई है, क्या यूज? अच्छा, ये कह रही है कि भाई दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे और वो कंपोनेंट होगा सर्वर कंपोनेंट, और उसके अंदर और उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे और उसमें डेटा फैचिंग कर देंगे। सही है? मॉडर्न प्रॉब्लम, मॉडर्न सोल्यूशन। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर सर्वर कंपोनेंट इंपोर्ट ही नहीं करा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लाइंट कंपोनेंट लोड होता है तब जब सर्वर से डेटा आ चुका हो। जब आ चुका तो फिर सर्वर पे वापस हो ही जाएगा। ये कह रही थी कि जो है प्रॉप्स के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन डेटा फैचिंग क्या होगी? page.tsx वाली फाइल में।
हमें करनी है क्लाइंट कंपोनेंट में, हमें इसी कंपोनेंट के अंदर डेटा फेचिंग करनी है। तो ये इसको करने के लिए एसिंक अवेट लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगाएंगे कि भाई आप यहाँ पे एसिंक करो, इस फंक्शन को एसिंक कर दो और यहाँ वेट करके स्टार्ट कर दो, ये सपोर्टेड नहीं है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है, एक ऐसा हुक है जिससे काम हो जाएगा। यूज हिंट दे दी, यूज से स्टार्ट होता है। यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट एक ऐसा हुक है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि इन्होंने दिया हुआ है, और वो कब चलता है? जब भी कंपोनेंट पहली दफा लोड होता है, तो सबसे पहले जो फंक्शन चलेगा वो यूज इफेक्ट चलेगा। यूज इफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे यूज इफेक्ट, और ये हमारे पास जाहिर है इंपोर्ट होकर आएगा कहाँ से? रिएक्ट से। ये हमारे पास इंपोर्ट होकर आएगा रिएक्ट से। इसको लिखते किस तरह से है वो जरा देखना है। एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के अंदर एक और हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको हम कॉल बैक फंक्शन कह रहे हैं। बेसिकली हम यूज इफेक्ट को एक फंक्शन पास कर रहे हैं। यूज इफेक्ट को हम कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे पास फंक्शन है वो कब चलना चाहिए, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये फंक्शन तब चलेगा जब पहली दफ़ा कंपोनेंट लोड होगा। और जब पहली दफ़ा कंपोनेंट लोड हो रहा है उसी दौरान अगर मैं डेटा फेचिंग कर लूँ तो सही नहीं है? सही है। तो उसको करने के लिए यहाँ पे मुझे डेटा फेचिंग का कोड लिखना होगा। तो डेटा फेचिंग का कोड लिखने के लिए मैं इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा फेच डेटा, और फेच डेटा के साथ इस वाले फंक्शन को कर दूंगा एसिंक। इसको मैं एसिंक कर सकता हूँ। आप मुझसे सवाल कर सकते हो कि क्या मैं यूज इफेक्ट वाले फंक्शन को ही एसिंक नहीं कर सकता था यहीं पे? नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने यूज इफेक्ट के अंदर एक अलग फंक्शन बनाना पड़ता है और वो फंक्शन होगा एसिंक। अच्छा, अब अगला काम, फंक्शन बन गया हमारा। अब हमें सिंपल डेटा फेचिंग करनी है जिसके अंदर वही तरीका है जो कि सर्वर कंपोनेंट में हम करते थे। रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा, कहाँ से आएगा? फेच के फंक्शन से आएगा, और फेच के फंक्शन के अंदर हम क्या डालते हैं? पूरा हमारी एपीआई का यूआरएल डालते हैं। तो यूआरएल मैंने यहाँ पे लिखा होगा, इस पूरे यूआरएल को कॉपी करते हैं, यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं। तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा जेसन फॉर्म में। जेसन फॉर्म में जब रिस्पॉन्स आता है हम उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट कराते हैं कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट नेक्स्ट डॉट जेसन। तो डेटा हमारे पास जो भी आ रहा है अब वो कहाँ पर आ रहा है? डेटा वाले कंपोनेंट के अंदर, डेटा वाले वेरिएबल के अंदर। तो डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको हम आगे यूज करेंगे, लेकिन यूज करना इतना आसान नहीं होगा। पहले मुझे ये बताएं, अच्छा यूज इफेक्ट जो है ना उसके अंदर दो चीज़ें हम पास करते हैं। डिपेंडेंसी एरर। दोबारा से दिखाता हूँ। एक मैंने आपको बताया क्या, एक फंक्शन होता है और एक डिपेंडेंसी एरर होता है। एक हमारे पास होता है डिपेंडेंसी, मतलब ये जो हमारे पास यूज इफेक्ट है वो कब कब चलना चाहिए। कब चलना चाहिए? एक मैंने बताया कि भाई एक दफ़ा तो चलते ही है जब कंपोनेंट पहली दफ़ा शो होता है। शो होता है। अगर आप इसको मल्टीपल दफ़ा चलाना चाह रहे हो वो भी हम कर सकते कर हैं, सकते हैं। बट फिलहाल हमने जो है इसको आखिर में जो है सेकंड पैरामीटर के अंदर क्या दे दिया? एक एम्प्टी एरर। एरर दे दिया, जिसका मतलब ये कि एक ही दफ़ा चलेगा। फिलहाल हमें एक ही दफ़ा चलाना है। अच्छा, तो दो चीज़ें हम यूज इफेक्ट के अंदर पास कर रहे हैं, एक फंक्शन और एक खाली स्क्वायर ब्रैकेट। कि हमारा जो है यूज इफेक्ट एक ही दफ़ा चलेगा। इसका मतलब ये है, इस फंक्शन के अंदर मैंने कोड लिखा था, कॉन्स्ट दोबारा लिख देता है, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट
फैच, और फैच के अंदर हमारी एपीआई का पोर्ट यूआरएल सही लिखा है। सही एसिंग वाला फंक्शन नहीं बनाया पहले। फंक्शन नहीं बनाया एसिंक वाला, तो भाई इसको हटाओ पहले। यूज इफेक्ट के अंदर हमने एक लाजमी फंक्शन बनाना है जिसको हम कहेंगे फैच फैच डेटा। डेटा। रख लो, नाम कुछ भी रख सकता हूँ। इस फंक्शन को एसिंक बनाएंगे और इसको हम इस तरह से हम रिस्पॉन्स लिख और लेंगे। बताएंगे। और इसके अंदर तमाम तर डेटा फैचिंग होगी, जैसे कॉन्स्ट, रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाया और अवे। उसके बाद जो हमारे पास डेटा आएगा उसको हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया और इस डेटा वाले वेरिएबल के अंदर रख दिया। तो ये हमारा पूरा कोड हो गया यूज इफेक्ट का, जिसके अंदर यूज इफेक्ट जब कंपोनेंट पहली दफ़ा चलेगा तो सबसे पहले यूज इफेक्ट चलेगा। यूज इफेक्ट जब भी चलेगा वो इस फंक्शन को चलाएगा। अच्छा, एक काम मैं करता हूँ, डेटा को कंसोल करा दूँ। कंसोल डॉट लॉग, ताकि बता दो डेटा आ भी रहा है, नहीं आ रहा या कुछ गलती करती है। सर फंक्शन कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कोड लिखा है, सही है। सर फंक्शन कॉल फंक्शन को कॉल कॉल करना करना पड़ेगा। फंक्शन हमने ये वाला बना तो दिया है, लेकिन इसको कॉल कॉल नहीं नहीं किया। किया। नहीं किया। इसका मतलब ये कि इसको कॉल करना ज़रूरी है। तो कॉल करने के लिए कुछ नहीं करना, इसी के नीचे जहाँ फंक्शन ख़त्म हो रहा है किसी के नीचे वहीं कॉल इसको करना। कॉल करना। तो ये हमारे पास पूरा कोड हो गया यूज इफेक्ट का। थोड़ा सा जूम आउट करना है, ये यूज इफेक्ट का काम है। उसके अंदर हमने डेटा फैचिंग वाला कोड लिखा हुआ है और हमारा जो है डेटा फिलहाल हम कंसोल के अंदर प्रिंट करें। तो इस फंक्शन को, फैच डेटा के फंक्शन को कॉल नहीं कराएंगे तो डेटा फैचिंग भी पहले नहीं होगी, इसको कॉल कराना जरूरी है। सेव करते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे। अच्छा, ये जो कंसोल मैंने कराया इसको कहाँ पे देखो? ब्राउज़र पर नीचे ये क्लाइंट कंपोनेंट है, तो हम कौन से टर्मिनल पे देखेंगे? ब्राउज़र ब्राउज़र के टर्मिनल पे देखेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, राइट क्लिक करता हूँ। अभी हमारी यूआई के अंदर तो कुछ भी नहीं है। राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, और कंसोल। या हमारे पास आ रहा है ऑप्शन कंसोल। कंसोल। तो कंसोल के अंदर माशाल्लाह ज़्यादा ही डेटा आ गया। जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखे कितना डेटा आया। डेटा किस फॉर्म में आया है? एरे। एरे, एरे आए हैं कलर। 5000। अच्छा, एरे को अगर मैं खोलूँ तो इसके अंदर हमारे पास 5000 फोटोज आ गई हैं। तो खैर इसको हम कम भी कर सकते हैं, वो आप देखेंगे। जिसमें से मैं पहले वाले को अगर खोलता हूँ तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि भाई डेटा तो आ रहा है, डेटा हमारे पास आ रहा है। लेकिन इस डेटा को क्या मुझे कंसोल पे प्रिंट कराना है? नहीं, डेटा को मुझे प्रिंट कराना है यहाँ अपनी HTML के अंदर, जो कि अभी खाली है। यहाँ एक H1 लिख देता हूँ, फोटोज, और इसके नीचे यहाँ पे एक फिलहाल एक UL और LI बना के जो भी हमारी फोटोज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर शो कर देंगे। वो मैप वगैरह भी लगाएंगे फिर से, जो कि हम लगा चुके हैं पहले भी, बट सिर्फ पहले एक तो हम डेटा शो करा दें यहाँ पे। तो डेटा हमारे पास किस वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है? डेटा। डेटा वाले वेरिएबल के अंदर। डेटा वाला वेरिएबल किसके अंदर है? फैच डेटा में। फैच डेटा के फंक्शन के अंदर है और फैच डेटा यूज इफेक्ट के अंदर है। क्या ये जो डेटा का वेरिएबल है ये मैं यूज इफेक्ट के बाहर यूज कर भी सकता हूँ? नो। क्या नहीं? नहीं। नहीं कर सकता। ग्लोबल वेरिएबल नहीं है रिटर्न भी नहीं कर सकता। सर। यूज स्टेट बना के स्टेट में हम डेटा पास करके फिर यहाँ कर लेते हैं। कौन बता रहा है? कमल। अच्छा, कमल बता रही है। कमल कह रही है कि सर आप मुझे बुलाएं, मैं बताती हूँ। नहीं
अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न भी करा दूँ तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है वो रिटर्न होता है। वो यहाँ पे मिल जाएगा, फेच डेटा के अंदर मिल जाएगा। लेकिन हमें तो इसे यूज करना है यूज इफेक्ट के भी बाहर। बाहर तो यूज इफेक्ट के बाहर यूज करना है तो हमने कुछ और तरीका यूज करना होगा, रिटर्न काम नहीं आएगा इसमें। वो तरीका क्या हो सकता है? स्टेट बनाएंगे, डेटा को मैं स्टोर कर दूंगा अपनी स्टेट में स्पेशल वेरिएबल के अंदर, जिसको हमने पढ़ा था उसको हम कहते हैं क्या? यूज स्टेट। स्टेट्स। तो जो भी डेटा होगा उसको मैं स्टेट के अंदर स्टोर कर लूँगा। तो स्टेट बना लेते हैं। स्टेट बनाने का तरीका था तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और आगे लिख देते हैं यूज स्टेट। अच्छा, इनिशियली हमारे पास एम्प्टी एरे खाली होगा, मतलब सिर्फ एक एम्प्टी एरे होगा, कोई भी डेटा नहीं होगा। तो हमने बता दिया इनिशियली खाली होगा, एम्प्टी एरे होगा। थोड़ी देर बाद हमारे पास डेटा है। यूज स्टेट को हमने ऊपर इंपोर्ट करा लिया। हमें पता है यूज स्टेट के अंदर दो चीज़ें आ गई थी। डेटा एक हमारे पास वेरिएबल जिसको हम कह सकते हैं फोटोस डेटा, फोटोज डेटा और फिर सेट और एक फंक्शन होता है जो कि हमारे पास स्टेट को सेट करने के लिए होता है, सेट फोटोज डेटा। फोटोस डेटा। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो फोटोज डेटा और सेट फोटोज डेटा दोनों हमारे पास आ गई है। सेट फोटोज डेटा का एक फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? यहाँ पर सेट फोटोज में डेटा पास, यहाँ पे क्या करूँ? सेट फोटोज में स्टेट के फंक्शन में वेरिएबल को पास कर दिया। ऐसे नहीं बताएंगे, पूछना पड़ेगा, लड़कियों में से पूछता हूँ। पहले गौर से देख लो कोड को इत्मीनान से। यूज स्टेट हमने बनाया है। यूज स्टेट इसलिए बनाया है ताकि हम जो भी डेटा फेच कर रहे हैं वो इस स्टेट के अंदर स्टोर कर सकें। स्टेट बनाने का ये फायदा होगा कि अब ये जो हमारा डेटा है उसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इस कंपोनेंट के अंदर। फिलहाल हमारी स्टेट जो है वो क्या है? खाली, एम्प्टी है। इसको मुझे इसके अंदर मुझे डेटा डालना है। तो डेटा मैं कहाँ से डालूंगा वो आप लोगों ने बताना है कैसे डालूंगा। तो कौन आंखें नहीं मिला रहा? जी, आप मरून स्काफ में तीसरी लाइन में तीसरे नंबर पर। जी, क्या करूं यहाँ पे कि हमारा जो ये जो डेटा आ रहा है ना वेरिएबल के अंदर, वो मैं किसी तरह से स्टेट के अंदर स्टोर करा। स्टेट के अंदर एरे क्यों नहीं है? चलो नकाब पहन के आपको लग रहा हो कि मुझे नहीं पता चलना, मुझे पता चल रहा है। अच्छा, पूछे सकीना से पूछे, जब तक मैं लड़कों से पूछता हूँ। जी, जो आप परवेज भाई, आपको तो सभी आता है ना? नहीं, मैं आपसे नहीं पूछा, आपके पीछे एक बैठा है वाइट शलवार में जो ब्लॉग बना रहा है। अपनी अपनी शक्ल दिखा से जैसे। हाँ अच्छा जी, क्या करूँ? बहुत आसान सी चीज़ है यार। असल में ना मसला ये है कि आप लोग स्टेट भूल गए हम डेटा लिखेंगे ना एरे के अंदर। और स्टेट साबुद्दीन इतनी अच्छी वेबसाइट बना के दिखाएंगे, आप बोलोगे ये छोटे मोटे जवाब नहीं दूंगा ऐसे। जी, आप चलो इन्होंने तो बता दिया। कहाँ पे करेंगे हम? ये कह रहे हैं हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेट अभी खाली है
स्टेट में अगर मुझे कोई चीज़ डालनी है तो इन दोनों में से एक चीज़ यूज़ करूँगा, वो चीज़ है सेट फोटोज डेटा। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसके कलर से भी पता चल रहा है, येलो कलर से, कि एक फंक्शन है। ये फंक्शन हमारी हेल्प करेगा स्टेट के अंदर डेटा डालने। अब बहुत आसान है, क्या करना है, इस फंक्शन को हमने नीचे लाना है, यहाँ पे डेटा के बाद यहाँ कॉल करना है और इसके अंदर पास कर देना है डेटा। सेट डेटा। बस इतना सा काम है। तो अब क्या होगा, डेटा फैच होगा, फैच होने के बाद डेटा वो स्टेट के अंदर डाल देगा। स्टेट के अंदर जब हमने डाल दिया तो अब जो हमारा डेटा है वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किस नाम से, फोटोज डेटा से। तो ये जो फोटोज डेटा है ये यूज इफेक्ट के अंदर नहीं, यूज इफेक्ट के बाहर है, जिसका मतलब मैं इसको अब कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ अपनी HTML के अंदर भी। फोटोज डेटा। तो ये स्टेट बनाने की ये ज़रूरत पड़ी कि हमारा जो भी डेटा आ रहा है उसको हमने स्टेट के अंदर स्टोर कराना होगा। GRF सही क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने यूज स्टेट पहले से पढ़ा है, यूज इफेक्ट हमने एक नई चीज़ पढ़ाई है जो कि जिसके बारे में शॉर्ट सा बताया, ये है एक्सेल बहुत बड़ी चीज़, लेकिन जितना हमारे पास नॉर्मली यूज होता है मैंने उस हद तक बताया। ये ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो कि कंपोनेंट बनने से पहले चलता है। तो वो कंपोनेंट बनने से, कंपोनेंट क्या है, ये नीचे जो HTML है इसकी बात करें, ये HTML चलने से पहले हमारे पास यूज इफेक्ट चलता है। यूज इफेक्ट के अंदर हम ऐसा काम करा सकते हैं जैसे डेटा फैचिंग। और डेटा फैचिंग जब हमने कराई तो वो डेटा फैच करके हम अपनी HTML के अंदर शो करा सकते हैं। सवाल, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, कोड को देखो और फिर पूछो। आप चाह रहे हो कि कोई यूज़र अगर लॉगिन हो सिर्फ तभी डेटा फैच करे। अब लॉगिन वाली चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं है, बट बहुत सारी वेबसाइट में ऐसी चीज़ होती है। क्या होती है कि वो वेबसाइट क्या करती है, पहले चेक करती है भाई आप लॉगिन हो या नहीं। अगर लॉगिन हो तो ऊपर आपने नोट किया होगा प्रोफाइल का एक बटन आ जाता है, अगर लॉगिन नहीं हो तो प्रोफाइल का बटन नहीं आता। तो वो जो प्रोफाइल का बटन है उसमें डेटा फैचिंग अगर हमने करनी है तो उसके लिए, प्रोफाइल से रिलेटेड अगर मुझे डेटा फैचिंग करनी है तो उसके लिए मैं कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर, इफ, और वो कंडीशन होगी कि भाई अगर यूजर लॉग्ड इन है, इज लॉग्ड इन, तो तभी आगे हमारी डेटा फैचिंग हो। नॉर्मली हमारे पास यूज इफेक्ट जो है ज़्यादातर केसेस में डेटा फैचिंग के लिए ही यूज होता है। सर जी, वो कंडीशन हम डिपेंडेंसी में नहीं दे सकते। ज़रूरी नहीं है कि हर बार यूज स्टेट यूज़ करें यूज इफेक्ट के साथ। यहाँ पे ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो हमारे पास डेटा आ रहा है ना वो हम यूज इफेक्ट के बाहर भी यूज़ कर पा रहे हैं। एक और भी रीज़न है जो कि अभी हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, डेटा को हमने स्टेट के अंदर स्टोर कर दिया और ये स्टेट हम कहीं पर भी अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। आपका क्या सवाल था कमल? सर मैं कह थी वो कंडीशन हम डिपेंडेंसी में दे सकते हैं ना? डिपेंडेंसी में दे सकते हैं, क्या करते दे सकते हैं रेस कर कंडीशन। मैं कह रही हूँ कि वो जो कंडीशन लगाई थी ना आपने इस लॉगिन, वो हम डिपेंडेंसी में भी दे सकते हैं, फिर अंदर देने की भी जरूरत नहीं। डिपेंडेंसी के अंदर हम कंडीशन नहीं दे सकते, हम ये बता सकते हैं यूज इफेक्ट कब कब चलना चाहिए। हाँ, तो यही लगाएंगे ना कि अगर लॉग्ड इन हो तो ये चले, अदरवाइज ना चले। एक दफ़ा तो चलता ही है, चलेगा एक दफ़ा तो चलेगी। जी, यहाँ से सवाल कर दीजिए। अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सवाल ये किया है इन्होंने कि भाई डेटा फैच करते हुए एरर आ गया, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? उसके अंदर हम एरर हैंडलिंग करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि भाई आप एक और स्टेट बनाओगे और
वो स्टेट होगी एरर की। सेट एरर। अच्छा, ये सेट कब करेंगे? फिलहाल तो ज़ाहिर है कोई एरर नहीं होगा, तो इसको मैंने नल कर दिया। इस एरर को आप तब सेट करोगे, यहाँ पे आप कंडीशन लगाते हो कि वैसे तो ट्राई कैच भी लगेगा और अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं इसको सिंपल रखना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अगर हमारी एपीआई में कोई एरर है वो पता करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ res.ok। res क्या है? रिस्पॉन्स। जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके आगे मैंने लगा के चेक कर लिया कि भाई जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है वो ओके है या नहीं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ res.ok अगर नहीं है, नॉट ओके, मतलब रिस्पॉन्स में कोई एरर आ गया, कोई गलती हो गई, नॉट ओके। तो उस केस के अंदर अच्छा ये ट्रू फॉल्स ही आता है। अगर ओके है तो ट्रू आएगा, अगर ओके नहीं है फॉल्स आएगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो क्या करो, एरर सेट कर दो, और एरर के अंदर आप सिंपली एरर फेचिंग डेटा या कोई भी एरर मैसेज आप लिख सकते हो। फिर वो जो एरर है उसको आप नीचे HTML के अंदर शो करा सकते हैं। एरर क्या आ रहा है यहाँ पे? एरर आ रहा है डेटा टाइप का, क्योंकि यहाँ पे हमने नल लिखा हुआ है, हम यहाँ इसका एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं। फिलहाल यूज स्टेट की मैं डेटा टाइप भी सेट कर सकता हूँ, बट पहले इसको समझ लेगा। तो ये वाला काम मैं करूँगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो भी एरर आएगा वो क्या करेगा, एरर को सेट कर देगा इस वाले स्टेट के अंदर। और रिटर्न हमने इसलिए कराया है, क्यों कराया? ताकि फंक्शन यहाँ पे खत्म हो जाए, आगे ये वाला कोड ना चला दे। रिटर्न लिख दिया, रिटर्न का मतलब ये है कि भाई बस यहाँ पे खत्म। इस केस में हमने इसलिए लिखा है, अब इससे आगे वो बढ़ेगा नहीं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब रिस्पॉन्स सही आता है, तो ये इफ भी नहीं चलेगा और आगे का डायरेक्ट कोड चल जाता है। तो ये अच्छे तरीके से एरर हैंडलिंग होती है ट्राई कैच से, कि मैं सिंपल बता दिया इसको। जी डेटा होना चाहिए, देख लो। इसका मैसेज आ गया। अच्छा अच्छा, मैंने कहा बतानी पूरी बात बताओ ना। अच्छा बताओ भाई, जब मैं इसको ब्राउजर पे खोलूंगा एरर आएगा नहीं आएगा? एक एलआई में एक एरर आना चाहिए। क्यों भाई, क्यों आना चाहिए? अच्छा फोटोज डेटा क्या है? अरे हमारे पास पूरा एरे है जिसके अंदर सारा डेटा आ रहा है, उसको हमने डायरेक्ट एलआई के अंदर पास कर दिया। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, आ गया एरर। एरर ये है कि भाई हमने पढ़ा था, एरे को आप HTML में डायरेक्ट शो नहीं करा सकते, हाथ लगाना पड़ेगा। वैल्यू को करा सकते, स्ट्रिंग को करा सकते, नंबर को करा सकते, हम पूरे एरे को नहीं करा सकते। अच्छा मैं चाह रहा हूँ भाई कराने ही कराने, मुझे लाजमी है। तो JSON.stringify हमने पढ़ा था, जो कि क्या करता है, हमारे डेटा को, पूरे डेटा को स्ट्रिंग में लिख लेगा। तो अब HTML के लिए ये स्ट्रिंग है, लेकिन हम जब इसको देखेंगे तो इतना सारा डेटा हमारे पास आ रहा है, तो हम ऐसे प्रिंट नहीं कराएंगे ना, अच्छी बात नहीं है। हम ऐसे प्रिंट कराएंगे कि जो हमारा डेटा आ रहा है, डेटा के अंदर आ क्या क्या रहा है, एल्बम आईडी आ रही है, आईडी आ रही है, और हमारे जो काम की चीज़ है ना वो है ये URL। बस हमें URL चाहिए, जितनी भी इमेजेस आ रही हैं सबका URL। तो कैसे करें? फोटोज डेटा, अच्छा इसको स्ट्रिंगिफाई नहीं करते हम, पहले काम करते हैं, मैप लगा लेते हैं।
क्योंकि ये एरे में आ रहा है ना सारा डेटा, तो अब सारे डेटा को एक एक करके तो नहीं प्रिंट करा सकते, तो हम इस पर लूप चलाएंगे, इससे क्या होगा सारा डेटा शो हो जाएगा। तो लूप चलाने के लिए 5000 एल आई के बाहर चलाएंगे हम, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फोटोज डेटा डॉट मैप, मैप के अंदर हम फोटोज को पास कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा फोटो, और एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं किया, तो रिटर्न कराना ज़रूरी है। रिटर्न के अंदर हम कराएंगे एल आई, और एल के अंदर हम यूआरएल और एल आई के अंदर सिर्फ हमें Image को इमेज pass शो करानी है ना, तो इमेज के अंदर सब तो लिख देता है ये, SRC के अंदर फोटो डॉट यूआरएल, फोटो डॉट यूआरएल जब मैं कर रहा था तो उसके अंदर हमारे पास डेटा आ रहा था, ऐसे ही है फोटोज डॉट यूआरएल, यूआरएल को अगर मैं एक्सेस करूंगा तो इमेज का यूआरएल आ जाएगा, एरर भी दे रहा है। अच्छा, फोटोज जो है इसकी टाइप हमने डिफाइन नहीं करी है, पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं। ऑल्ट का टैग के अंदर मैं फिलहाल कुछ नहीं, माय इमेज लिख देता हूँ, इसकी विड्थ और हाइट दे देता है इमेज की, विड्थ 100, हाइट 100। अच्छा जी, अच्छा की नहीं लगाई है, की कहाँ पे लगाएंगे? एल के अंदर। इसको ना मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास मैप का फंक्शन हमने पढ़ा था जो कि यूज होता है सारी फोटोज को एक एक करके शो कराने के लिए, तो ये लूप चला देगा। और हम चाह रहे हैं कि सारी फोटोज की बस इमेजेस शो, और यहाँ मैंने नेक्स्ट जेएस का इमेज का कंपोनेंट यूज नहीं किया है, बल्कि IMG नॉर्मल वाला यूज किया है फिलहाल। अच्छा, एक मसला है, ये जो फोटोज डेटा है ना, इसकी टाइप हमने नहीं लिखी, तो टाइप हम बना देते हैं, क्योंकि टाइप के अंदर इसको लग रहा है कि भाई एम्प्टी एरे ही है इसकी टाइप। टाइप बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्या गई, चलो इमेजेस तो आना शुरू हो गई, बहुत सारी इमेज ब्रेक हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्यों हो रही है वैसे पता नहीं, देखेंगे, कुछ ना कुछ मसला होगा। बट इमेजेस आना शुरू हो गई हैं, लेकिन मसला ये है कि भाई अभी हमारा जो डेटा है वो डेटा टाइप्स हमने नहीं लिखी है, जिसकी वजह से ये एरर भी आ रहा है टाइप स्क्रिप्ट का, जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, डेटा टाइप्स इग्नोर करूँ या लिख लूँ, लेकिन काम बढ़ जाएगा ना, सर एरर भी एक दफ़ा लिख लो जिंदगी भर आसानी रहेगी। मतलब फोटोज का मैं एक दफ़ा लिख लूँगा ना, फिर वो पूरे प्रोजेक्ट में मेरे काम आएगा। तो डेटा टाइप बनाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, इंटरफेस, फोटो, फोटो, क्या क्या चीज़ें आ रही थी फोटो के अंदर, एल्बम आईडी, यही सारी चीज़ें थी, यस सर, यही सारी चीज़ें थी। एल्बम, अच्छा ये मुझे कहाँ से पता चला, कुछ नहीं भाई, एक तरीका ये था कि भाई यहाँ से देख लूँ ब्राउज़र से, जो मैंने देखा था पहले खोल के, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इनकी डेटा टाइप बना लूँ। एक तरीका ये कंसोल पे करके कर लूँ, ये पहले भी हम कर चुके हैं। अच्छा, अब ये फोटो की जो डेटा टाइप है ये असाइन कहाँ करनी है, यूज स्टेट में, स्टेट को करनी है, तो पता है हमें, क्योंकि फोटोज डेटा जो है हमारे पास, इसको हम शो करा रहे हैं अपने मैप के अंदर। मैप जो हम चला रहे हैं ना वो फोटोज डेटा पे ही चला रहे हैं, तो डेटा टाइप हमने इसकी ही लगानी होगी। क्या ऐसे करके लगा दूँ? नहीं सर, नहीं, यूज स्टेट के साथ, तो क्या करूँ, इसको आती है लगाना, यूज स्टेट की डेटा टाइप लगाना। 3 लोगों को आती है, लड़कों में 4, एंगल ब्रैकेट लगा 5, 6, 7, सर लड़कियों को भी आती है, लड़कों में गिन लो 8, 9, 10, एंगल ब्रैकेट के अंदर, चलो 10-12 लोगों को आती है। लड़कियों में एंगल ब्रैकेट के अंदर, 1, 2, 3, 4, एंगल 5, ब्रैकेट के अंदर,
बस सारे ही अच्छे बच्चे आगे बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं है पीछे। यूज स्टेट की डेटा टाइप लगाने में कैसे लगाएंगे? एंगल ब्रैकेट के अंदर यहाँ अगर मैं आऊँगा यूज स्टेट के बाद एंगल ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट के अंदर लगेगी फोटो। एंगल ब्रैकेट लगाया। एंगल ब्रैकेट लगाने के बाद इस एंगल ब्रैकेट के अंदर मैं डेटा टाइप पास कर दूंगा जो कि हमारे पास फोटो। फोटो। बस ऐसे डेटा टाइप लगाता। यस। अच्छा, जो हमारी फोटोज आ रही हैं वो ऑब्जेक्ट में आ रही है या एरे के अंदर आ रही है? एरे के अंदर आ रही हैं, तो हम कहेंगे फोटोज का एरे। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा दिया। लगा। बाकी वो जो इसका राउंड ब्रैकेट वाली चीज़ है वो नीचे आ गई है, जगह खत्म हो गई है, वरना ये ऐसे दिखेगा। ठीक है। तो एंगल ब्रैकेट लगा के इसकी डेटा टाइप लिखनी होती है स्टेट्स की। जेनेरिक टाइप है। अब सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास डेटा टाइप्स वगैरह आ गई हैं। तो अब देखो यूआरएल वाला एरर भी सॉल्व हो गया यस सर। क्योंकि उसको पता है भाई फोटोज के अंदर यूआरएल भी आ रहा है। ऑल्ट की जगह पे क्या करूं? क्या करूं? फोटोज डॉट टाइटल कर दूं। Yes. टाइटल ज़्यादा अच्छा रहेगा कि फोटो का जो टाइटल है वही ये ऑल्ट के अंदर आ जाएगा, जो कि एसईओ के काम आता है इमेजेस के। और क्या चीज़ रह गई है? की भी रह गई है। आईडी वो की कहाँ लगाऊं? एल आई के अंदर लगाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने फोटो की डॉट लगा। आईडी आ जाएगी। फोटो डॉट आईडी। फोटो डॉट आईडी। आईडी। तो इस तरह से हमारे पास की भी लग गई है। किसी के पास आया करे ना बिल्ली बैग में डाल दे। तो भाई ये हमारे पास काम हुआ है। एक दफा कोड को गौर से देखो, जो हमारा डेटा आ रहा है उसकी यहाँ पे टाइप बनाएंगे। ठीक हो गया। जहाँ पे हमने डेटा स्टोर करना है वहाँ पे हमें ये टाइप लगानी होगी। यूज स्टेट के बाद हम ये एंगल ब्रैकेट लगाएंगे सही जेनेरिक टाइप होता है। और जेनेरिक। उसके अंदर हम जो है इसको हम ये जो एंगल ब्रैकेट वाला सिंटेक्स है ना इसको हम जेनेरिक कहते हैं। उसके अंदर हमने फोटो की जो डेटा टाइप थी वो पास कर दी। अब फोटोज जो है वो एरे की फॉर्म में आ रही है, तो आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो इस तरह से आप स्टेट्स की डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। बाकी ये जो डेटा फेचिंग वाली पार्ट है 2-3 दफ़ा मैं रिवाइज करा चुका हूँ। आप पे भी यूज इफेक्ट के बारे में। अच्छा, एक चैनल मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट को अच्छे से सीखेंगे। मतलब इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। अब ये जो डिपेंडेंसी वाली चीज़ है ये तो मैंने लिंक पे छोड़ दी है, लेकिन इसके अंदर भी और भी चीज़ें हैं। और रिटर्न एक और चीज़ होती है यूज इफेक्ट के अंदर, वो भी एक चीज़ है। और चैनल का नाम है कोड एवोल्यूशन। सर्च करता हूँ यूज इफेक्ट। इसके 3 पार्ट है और बड़ा थ्रेड एरिया समझाते हैं, इंग्लिश में है। लेकिन फिर भी अगर यूज इफेक्ट के बारे में उसका भी ना समझ आए तो यूट्यूब में कम वीडियोस है, बहुत वीडियोस है यूज इफेक्ट की। तो कोड एवोल्यूशन ये तो उससे काफ़ी अच्छे सिंपल तरीके से जो है ना, ये चैनल का नाम है कोड एवोल्यूशन। अच्छा बनता है। हाँ, ये अच्छे ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, बहुत ठहर के बोलते हैं और ना बहुत मतलब जो इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस तरह की चीज़ें जो है ना ये टीप में बताता है। बाकी और भी ये भी कोई चाचू हैं जिनको यूज इफेक्ट शायद अच्छा नहीं लगा, बट बहुत सारी वीडियो है और शायद मेरी भी थी, पता नहीं। बट यूट्यूब में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यूज इफेक्ट के हवाले से। अच्छा, रही बात इमेजेस की, बहुत सारी इमेज, अब 5000 इमेजेस हैं, तो 5000 में से काफ़ी सारी आ गई हैं, बट कुछ जो हमारे पास शो नहीं हो रही। और ये जो हमारे पास है जो वाइट वाली है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी इमेजेस इनकी जो है ना वो ब्रेक हुई हैं, ख़राब हैं, उनकी यूआरएल सही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमने अपनी तरफ से कोड सही लिखा है।
इसको मुझे अभी अगला स्टेप हम जो मूव करेंगे ना वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, बट 2 मिनट हम जो है ना उसको देखते हैं और देखते हैं भाई ये क्यों है। किसको सर किसको देखे की के बारे में हमने पढ़ा था कि की बेसिकली आपकी जो HTML है उसको बताएगी कि भाई अब हम लूप में चला रहे हैं ना, इतनी सारी फोटोज है, अब हमारा जो ब्राउज़र है ना उसको लगेगा सारी फोटोज एक ही तरह की चीज़ें, एक ही तरह की चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल 5000 इमेजेस हैं, उसमें से मैं किसी एक इमेज में कुछ चेंजेस करता हूँ, URL चेंज करता हूँ किसी तरह से, कुछ छेड़खानी करके उस एक इमेज को मैंने चेंज किया, तो ब्राउज़र क्या करेगा, उन 5000 इमेजेस को दोबारा से रीरेंडर करेगा। होगी बहुत जल्दी, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि भाई आप ये की लगा लो। की बेसिकली एक तरह से आप समझ लें हर इमेज को एक आईडी दे देगा, तो हर इमेज को ब्राउज़र कंसीडर करेगा भाई हर इमेज अब अलग अलग है। तो किसी एक इमेज को अगर मैं चेंज करता हूँ कल को, तो सिर्फ वही वाली इमेज चेंज होगी, ना कि पूरे हमारे 5000 इमेजेस रिफ्रेश हो। ये की बेसिकली रीरेंडरिंग के लिए होती है। अगर ये ख़राब लगा दी ना तो ये आपकी एप्लीकेशन को, वैसे तो हमारा तो बहुत सिंपल सा केस है, इसमें तो कुछ मसला नहीं होगा, बट ये एप्लीकेशंस में ये बहुत बड़े बड़े मसले खड़े कर सकती है, पूरी वेबसाइट क्रैश हो सकती है। मतलब वो बार बार रिफ्रेश करता रहेगा, जिसकी वजह से वेबसाइट लैग भी कर सकती है। तो इसलिए नेक्स्ट.js ये कहता है कि भाई की तो लगानी पड़ेगी, नहीं लगाओगे मैं डिप्लॉय नहीं करने दूँगा प्रोजेक्ट। की बहुत इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ से सवाल था किसी का, तो ये हमारे पास कोड है। एक सवाल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बताएंगे। ये सर झुका के बैठे, ग्रीन शर्ट जी। सवाल ये है कि रसोड़े में कौन था? ऑप्शन ए गोपी बहू, कौन था रसोड़े में? राशि 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 थी। अच्छा, सवाल ये है, ये तो हो गया, वो आप पूरी रिसर्च करेगा इसमें, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जिनको रसोड़े का नहीं पता तो छोड़ो, मैं तो बड़ा मशहूर हुआ था। अच्छा, सवाल ये है, यहाँ पे हमने इमेज लगाने का तरीका देखा, क्या ये तरीका सही है इमेजेस लगाने का? इमेज का कंपोनेंट यूज करेंगे ताकि हमारी इमेज ऑप्टिमाइज हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा इमेजेस हो ना, कभी भी इमेज का कंपोनेंट यूज़ नहीं करना। थोड़ी और रिसर्च करो कि इमेज ऑप्टिमाइज कैसे होंगी, क्योंकि इमेज ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये फ्री की नहीं है। हमारे कंप्यूटर में तो हो जाती है, लेकिन जब आप डिप्लॉय करोगे तो वर्सल को भी तो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा हर इमेज को, तो फ्री में नहीं करता। 1000 इमेजेस को फ्री में कर देगा, लेकिन उसके बाद जब वो इमेजेस ऐड करेगा ना तो वो बड़ी महंगी पड़ती है। तो अगर आपके पास इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो इमेज का जो कंपोनेंट है इसको अवॉइड करें। अनलेस आपके पास कोई अमीर क्लाइंट है तो वो पैसे दे देगा तो मसला नहीं है, लेकिन और भी तरीके हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के। अच्छा चलो भाई, इमेज का जी दोबारा बोलें। खुद भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने यूज इफेक्ट पढ़ना था और क्लाइंट कंपोनेंट में डेटा फैचिंग कैसे करते हैं वो सीखना था, इसलिए नहीं आई आवाज। अच्छा यार थोड़ा वो पूछने का
माइक है हमारे पास। अपनी इमेजेस डाल सकते हैं या नहीं? इस केस में नहीं डाल सकते क्योंकि ये डेटा जो आ रहा है ना, ये हमारे पास से नहीं आ रहा है। ये डेटा जो है ये किसी और का डेटा है। अगर हम डेटा सैनिटी से ला रहे हैं तो उसमें तो हम डाल सकते हैं। हम इसमें इमेजेस नहीं आ रही। हाँ, बहुत सारी इमेजेस नहीं आ रही क्योंकि इन्होंने डमी डेटा दिया है। अब ये इमेजेस क्यों नहीं आ रही? हो सकता है ये इमेजेस का URL इन्होंने गलत डालो, या हो सकता है किसी ने इमेज पीछे से डिलीट कर दी हो, तो इसलिए इमेजेस नहीं आ रही। बट जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे ना, तो उसमें डमी डेटा नहीं यूज़ करेंगी। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम डेटा फैचिंग सीख सकें। वरना क्या होता है, हम पहले API बनाना सीखते, फिर उसके बाद सैनिटी, अभी तो हमें सैनिटी आता है, सैनिटी में डेटा फैचिंग करते, सैनिटी को सेटअप करते, स्कीमा बनाते, सारी चीज़ें करते, फिर डेटा फैचिंग करते, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता क्लास के लिए। बाकी आप लोग तो जाहिर है घर में आप लोग इसको सैनिटी से भी कर सकते हैं। तो ये डमी डेटा है जिसके अंदर कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन हम इस डमी डेटा को अपनी वेबसाइट में थोड़ी यूज़ करेंगे। अब ये इमेजेस देखें डमी है, तो ये मेरी वेबसाइट में कहाँ पे आएंगी? अच्छा, तो इन्होंने कहा, एक सेकंड, इन्होंने कहा कि इमेज को अगर हमने ऑप्टिमाइज करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? इमेज का कंपोनेंट। ये इमेज का कंपोनेंट यूज़ कर लिया। एरर क्यों आ रहा है? इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, फिर से शोर की आवाज़ आ रही है, शोर हो गया। यहाँ से सवाल था किसी का? एरर देता है? अच्छा, कोई बात नहीं, इस एरर को आप डिसेबल भी कर सकती हैं। कहाँ से? नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर से। वो थोड़ी सी रिसर्च करेगा, नेक्स्ट कॉन्फ़िग में कुछ आप चीज़ डालेंगे तो वो नेक्स्ट जेएस की सेटिंग्स चेंज हो जाएगी, जिससे वो अलाउ कर देगा, भाई डालने डालो, हमें क्या। फिर वो ऐसे बोलेगा। अभी वो आपका ख्याल कर रहा है तो आपको बता देता है कि भाई इमेज का कंपोनेंट लगाओ तो अच्छा है। एरर जो आ रहा है, इंपोर्ट कौन कराएगा? आगे इंपोर्ट कौन कराएगा? फ्रॉम, ये क्या इंपोर्ट करा दूँ? इमेज, इमेज, इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। तो इंपोर्ट हो गया, सब चीज़ें ठीक है। सिर्फ IMG वाले कंपोनेंट को रिप्लेस कर दिया मैंने इमेज वाले कंपोनेंट से, ताकि हमारी इमेजेस ऑप्टिमाइज हो, और कुछ भी नहीं किया, सब सेम है। सेव करते हैं, चल जाएगा। कौन बताएगा ये क्या मसला वो है? ऐसा एरर को पढ़ कर्ली ब्रैकेट्स में देते हैं सर। राइट, नहीं वो कह रहा है, अच्छा वो पहली वाली इमेज जब लगा रहा था ना, उसी पे उसने देख लिया भाई एरर आ गया। वो कह रहा है भाई मैं पहली वाली इमेज लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नहीं लगा सकता क्योंकि ये जो इमेज है ये क्या हमारी इमेज है? ये किसकी इमेज है? ये एक वेबसाइट है vr.placeholder.com। तो ये जो वेबसाइट है इनकी इमेज है। मैं ऐसे डायरेक्टली हर किसी की इमेज थोड़ी ऑप्टिमाइज कर लूंगा। तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि भाई इन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई, वरना क्या होता, आपकी वेबसाइट से कोई और अपनी इमेजेस ऑप्टिमाइज करा देगा, तो गलत हो जाता ना। आप उस इमेज के ऑप्टिमाइजेशन के पैसे आप दो, ऑप्टिमाइजेशन कोई अपनी इमेजेस करा दो, तो वो हैकिंग वगैरह में ये काम हो सकता है। तो इन्होंने एक सिक्योरिटी लगाई हुई है। इन्होंने कहा है कि मैं जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन करूँगा वो सिर्फ आपकी ही इमेजेस करूँगा और किसी की नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं किसी और की इमेजेस भी ऑप्टिमाइज करूँ, जैसे इस वाली वेबसाइट की, तो मैं कर सकता हूँ अगर आप अलाउ करो nextconfig.js के अंदर। इस फाइल के अंदर अगर आप अलाउ कर देते हो तो मैं अलाउ कर दूँगा, मसला नहीं, वरना मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो इसको खोल के अलाउ कर देते हैं।
तो मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर, जो लास्ट पार्ट मैंने छोड़ दिया था लास्ट क्लास में, कि हम अपनी इमेज को वाइट लिस्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब हमारी ये जो URL है, इसको अब हमारा प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइज होने से नहीं मना करेगा। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर एक चीज़ लिखेंगे, इमेजेस। इमेजेस के अंदर नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फाइल आपको रूट पे मिल जाएगी। उसको खोलने के बाद आपने लिखना है, पहले से ये कोड लिखा हुआ होगा, इसके अंदर आपने लिखना है इमेजेस। इमेजेस के अंदर आपने लगाना है डोमेन्स। अब ये नहीं है पैटर्न, हाँ हो जाएगा, लेकिन ये इन फ्यूचर ख़त्म कर देंगे ना, तो हम जो नया तरीका है वो यूज़ करेंगे। रिमोट पैटर्न ये लिखेंगे। अब क्योंकि हम मल्टीपल URL को वाइट लिस्ट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, तो हम एरे के अंदर लिखेंगे, और एरे के अंदर हम बताएंगे पहला URL ऐसे ऑब्जेक्ट की सूरत में, और उसके अंदर अब देखिए ये बोल रहे हैं होस्ट नेम भी बता सकते हो आप, पाथ नेम भी बता सकते हो, प्रोटोकॉल भी बता सकते हो, कि भाई आप चारों सिर्फ HTTPS वाली इमेजेस ऑप्टिमाइज हो, यहाँ से बता सकते हो। तो होस्ट नेम क्या था हमारे URL के अंदर, अभी फिलहाल हम होस्ट नेम ही रखेंगे। यहाँ मैंने लिखा होस्ट नेम। होस्ट नेम हमारा जो URL था उसके अंदर कौन सा पार्ट होस्ट है, जेसन प्लेस होल्डर। जेसन प्लेस ये जो हमारे पास इतना पार्ट है सेंटर वाला, जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये होस्ट है, सिर्फ ये डालना होता है और कुछ नहीं। HTTPS भी नहीं डालना, और ये आगे जो पाथ है वो भी नहीं डालना, सिर्फ ये होस्ट है। यही होस्ट है क्या? ये तो इस API का होस्ट है। हम अपनी इमेजेस का होस्ट इन्होंने दूसरा रखा है। आप अगर एरर को पढ़ो ना तो ये बताता भी है कि भाई क्या होस्ट है। तो एरर में आप देखो वो कह रहा है भाई मैं ये इमेज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका URL देखो थोड़ा सा डिफरेंट है इमेज का, और इसका जो होस्ट नेम है वो है ये। तो एरर के अंदर ही बता रहा होता है वो होस्ट नेम। इस होस्ट नेम को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर आके स्ट्रिंग के अंदर लिखूँगा। तो इस तरह से मेरा ये वाला डोमेन वाइट लिस्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इस डोमेन में सिर्फ कुछ चीज़ें वाइट लिस्ट हों और बाकी ना हो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बट फिलहाल मैं सिर्फ होस्ट नेम में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इमेज इस URL से आ रही होंगी, सब कॉल आउट है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को आप अगर घर में इम्प्लीमेंट करोगे, डिप्लॉय नहीं करना, इमेजेस बहुत ज़्यादा है, तो सबको ऑप्टिमाइज करने लग जाएगा, आपकी 1000 इमेजेस ही हो जाएगी। स्लाइस कर दो, हाँ 5 उसको कर दो, तो ये वाली चीज़ है। तो होस्ट नेम मैंने ऐड कर दिया, सेव कर देते आप देखते हैं अलाउ करेगा या एरर आएगा। क्या लगता है? एरर आ गया, एरर नहीं आया बल्कि आ गया। तो डेटा फैच कर रहा था ना, तो हमारे पास यहाँ पे इमेजेस सारी शो हो गई। हाँ कुछ शो हो गई है, बट जो है बहुत सारी नहीं शो हो रही। बट वो API की गलती है, वो हमारी गलती नहीं है। तो हमारे पास इमेजेस आ गई हैं। बस ये वाला पार्ट है कि आप अपने अगर किसी और की इमेजेस यूज़ कर रहे हो तो डोमेन को वाइट लिस्ट करना ज़रूरी है। अपनी इमेज के केस में वाइट लिस्ट नहीं करना होता। अगर आपकी कोई इमेज है जो नेक्स्ट के प्रोजेक्ट के अंदर ही है, उसको वाइट लिस्ट नहीं करने की जरूरत है, वो खुद ही अलाउ कर देगा। अगर कोई ऐसी इमेज है जो कि किसी और की है, जैसे सैनिटी से आ रही है, तो सैनिटी वाली चीज़ भी यहाँ लिखनी पड़ेगी। पहले जो इमेजेस आ रही थी ना,
वो आ रही थी IMG वाले कंपोनेंट से, आ तो रही थी लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं थी। इमेजेस जो है ना आपकी पूरे होम पेज की लोडिंग को स्लो कर सकती है, तो हमने इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना होता है जिससे इमेजेस जल्दी लोड हो। तो उसके लिए Next.js ने इमेज का कंपोनेंट दिया था, इसलिए हम यही यूज़ कर रहे हैं। बट वो जो है अगली क्लास में करेंगे। उससे पहले 2 चीज़ें हैं, हैकाथॉन, लिंक्डइन और एक और चीज़ थी। हाँ, उमर और मोहम्मद उमर को तो बुला लिया, वो आए नहीं। तो जब तक मैं काम करता हूँ कि हम लिंक्डइन के बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। हमारे पास लिंक्डइन के अंदर आप लोगों को मैंने एक वीडियो रेकमेंड करी थी जिसको देख के आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते थे काफ़ी हद तक। और उसमें क्या था कि आपने बस यूट्यूब पे जाके सर्च करना था, हमजा सैयद लिंक्डइन। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। मैं वहाँ पे यूट्यूब खोलता हूँ ना तो मेरा ब्लॉक किया हुआ है यूट्यूब मैंने ब्राउज़र के अंदर। आप लोग भी ये लगा लो कि यूट्यूब खोलो ना तो खोलने ही ना दे, ये समझ रहे हो। वो 15 मिनट के लिए मैं बोल सकता हूँ भाई कुछ काम की चीज़ देखनी है। इस एक्सटेंशन का नाम है, क्या नाम है, इंटेंशन। तो ये जो है आपको जो वेबसाइट्स आपका टाइम वेस्ट करती हैं उससे आपको ब्लॉक करती है। तो 21 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, देख रहे हो। यहाँ स्ट्रीक बनाओ स्नैपचैट की जगह। हाँ, मैं हटाने में कितनी देर ये अच्छी स्ट्रीक है। अच्छा, तो मोहम्मद उमर यहाँ पर आ गए। उमर क्या नाम है आपका? ऐसा था नहीं। मोहम्मद उमरी नाम है इनका। आप लीडर स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट लीडर। आपके 2 अकाउंट तो नहीं है डिस्कॉर्ड में? एक ही है। अच्छा, वो दूसरे उमर। ऐसा होना कि करेंगे। अच्छा, इनको मैंने आज इसलिए बुलाया है फिर चेंज ना करें। क्योंकि पहले तो अपने बारे में बताओ, जितना बता सको टाइम दो। अस्सलाम वालेकुम। अब शॉर्ट में रखो क्योंकि ना मैं लिंक्डइन में एक सेशन करूँगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें बताओ। तो मैं ये कहते हैं कराची यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और फाइनल ईयर मेरा भी इंशाल्लाह जनवरी में खत्म हो जाएगा। बाकी शॉर्ट काफ़ी होता। और स्टूडेंट लीडर कैसे सेलेक्ट हुए? स्टूडेंट लीडर सर सारे प्रोजेक्ट वगैरह करता था, सब टाइम पे सबमिट कराता था। कोई फैकल्टी को कुछ खिलाया तो नहीं था? नहीं सर, जो कुछ नहीं मिलाया सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, फैकल्टी मानती नहीं है, वैसे तो मान जाएगी। सर आपकी फैकल्टी मान देंगे ना? नहीं, वो मान देंगे, वो जो है ना फिर मुझे भी मना लेंगे। अच्छा सर मैंने आपको भी दिखाया था, आप भी मानो तो प्रोजेक्ट। तो भाई इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए, मेरिट में आए। दूसरी वजह इनकी ये है इनको यहाँ बुलाने की, वैसे तो काफ़ी हमारे क्लास में स्टूडेंट लीडर है, वो अलग अलग तरीक़ों से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होंगे। मैंने जो मेन सोर्स रखी है डिस्कॉर्ड रखा है, आगे की स्टैंडर्ड बना रहे ना, वही किसी को हेल्प चाहिए कहाँ जाए डिस्कॉर्ड पर। ये जो है अभी मैं पिछले हफ्ते के मैसेज देख रहा था, उससे पहले नहीं देखा मैंने। तो इनके मुझे काफ़ी मैसेजेस दिखे जिसमें इन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प करी है। तो इसलिए भाई इनके लिए भाई बहुत ज़्यादा तालियां हैं, क्योंकि बड़ी बात है बगैर किसी फ़ायदे के किसी और की हेल्प करने के लिए ऑनलाइन आना और डिस्कॉर्ड पे बैठना तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ज़बरदस्त इसी तरह से आप करते हैं ना, अपनी टीम को भी बिठाएं, ठीक है। उमैद को भी ले लिया इन्होंने, उमैद भी अब ये भी हेल्प करेंगे। तो डिस्कॉर्ड को अपनी जो भी लोग हेल्प कर रहे हैं ना, डिस्कॉर्ड को मेन सोर्स रखो। मैं डिस्कॉर्ड से देखूंगा, बाकी अगर हेल्प करनी है व्हाट्सएप वगैरह पे आप कर दो तो अच्छी बात है। इतने रिस्पॉन्स आते नहीं डिस्कॉर्ड पे, इसलिए व्हाट्सएप पे ज़्यादा। हाँ, तो इनकी शिकायत वही है कि सर एरर्स तो हैं लोगों के, लेकिन डिस्कॉर्ड पे आगे कोई पूछता नहीं। तो भाई पूछोगे तो हो सकता है देखें और उसका जवाब मिल जाए। यहाँ पर आगे आप क्लास के एंड में एरर्स दिखाओगे तो यहाँ सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ पे हमें गेट भी बंद करना होता है और जो है सबको निकालना भी होता है, नमाज का भी टाइम होता है, कुछ उसमें आज जुम्मा भी है, आप लोगों को भी जाना होगा, भूख लग रही होगी।
तो ये वाली चीज़ें जो है इस चीज़ का ख्याल रखो। ये जो ऑनलाइन हमने प्लेटफॉर्म बनाया है ये इसलिए बनाया है ताकि वो ऑनलाइन आप चीज़ें दिखा सको। अब ये स्टूडेंट लीडर से कनेक्ट होने का ये फ़ायदा भी है कि कुछ आप ऐसी चीज़ शेयर करते हो, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। मुझसे कनेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, तो कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे भी बहुत सारे करते हैं। लेकिन आप तो अभी स्टार्टिंग में है ना, इतना तो नहीं करते होंगे ना जितना। आपके उस लेवल की बात नहीं कर रहा। हाँ, तो मतलब इनको भी करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड हम बना लेंगे, मैं डिस्कॉर्ड के थ्रू करूँ ताकि डिस्कॉर्ड में जब अवेलेबल हो तब ऑनलाइन है। ऐसे व्हाट्सएप पे वो भाई कुछ अपना काम कर रहे हैं तो उस वक्त आपके मैसेज आया सर ये एरर आ रहा है, तो व्हाट्सएप ना यूज़ करो। डिस्कॉर्ड के अंदर जब भी अवेलेबल होंगे ऑनलाइन आ जाएगा। बाकी लीड स्टूडेंट से भी ये गुजारिश है डिस्कॉर्ड पे एक्टिव हो ताकि आप लोग स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। जिनके एरर्स आए भाई डिस्कॉर्ड यूज़ करो, यहाँ पे लाके दिखाओगे। क्लास के एंड में पॉसिबल नहीं, क्लास के शुरू में शायद फिर भी हम देख सकें अगर टाइम बचा। क्लास के एंड में काफ़ी रश हो जाता है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। थैंक यू। अच्छा, दूसरी अनाउंसमेंट हमारे पास है लिंक्डइन के हवाले से। तो लिंक्डइन के हवाले से मैंने आप लोगों की प्रोफाइल देखता रहता हूँ जो मेरी नज़र में आ जाती हैं, और वहीं से मैं नाम उठा देता हूँ, अगली क्लास में इसको बुलाऊंगा, ये बड़ा शौका बन गया है। तो मजाक कर रहा हूँ, अच्छे लोग हैं काफ़ी सारे, तो बहुत सारी अच्छी प्रोफाइल्स भी हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ हैं जो आप लोग, अब आप लोगों का ये लेवल हो गया कि वो गलतियाँ आप लोग ना करें। तो वो गलतियाँ क्या हैं, उसके लिए मैं एक ऐसी स्टूडेंट को बुलाऊंगा जिनकी अच्छी प्रोफाइल बनेगी। तो तबशेरा शकील क्लास में है, आ जाए जल्दी से आ जाए। अच्छा, और भी लोगों की प्रोफाइल्स हैं अच्छी, ऐसे नहीं है भाई सर को हमारी अच्छी नहीं लगी, अच्छी है, लेकिन छोटी छोटी सी जो गलतियां हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। अच्छा, मेरी प्रोफाइल भी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे भी चेंज करनी है भाई बहुत सारी चीज़ें। उसको लगेगा 2 साल से हुई लगी हुई, सारी चीज़ें पुरानी हो गई हैं, उसको मुझे भी अपग्रेड करना है। लेकिन मेन जो चीज़ है ना, जो मिसिंग है आप लोगों की प्रोफाइल में, वो है कंटेंट। कंटेंट आ जाए यहाँ पे, आ जाए। कंटेंट जो है ना, ऑप्टिमाइज बेशक आप लोगों ने कर ली हो, कंटेंट अब आपने ऐसा टारगेट करना है जो कि यहाँ की आवाम के लिए भी अच्छा हो, और अगर कोई इंटरनेशनल बंदा देखता है, कोई बाहर से देखता है, तो उसे भी समझ आए आपकी पोस्ट। बहुत सारे लोग उर्दू में इतनी क्रिएटिव पोस्ट लिखते हैं जो कि मुझे भी अच्छी लगती है और मज़ा भी आता है पढ़ने में। मतलब एक होता है ना कि भाई सी मोर पे क्लिक किया तभी आपकी पोस्ट अच्छी है। बहुत सारे लोगों की ऐसी पोस्टिंग है जिसमें मैं सी मोर पे क्लिक करता हूँ, बहुत सारी जीपीटी लगती है, उसमें नहीं करता, उसमें लिखा होता है ना एक्साइटेड टू अरेंज, तो मज़ा नहीं आता ना, ओरिजिनल कंटेंट नहीं लगता। बट आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, जीपीटी की हेल्प लो, लेकिन ऐसा कंटेंट जनरेट करो जो कि क्रिएटिव हो, यूनिक हो और पढ़ने में मज़ा आए। आप भी पढ़ो तो आपको भी मज़ा आए, तो पढ़ने का दिल करे, सी मोर पे क्लिक करने का दिल करे। तो ऐसी पोस्टें आपको जनरेट करानी है। उर्दू में आप मज़े की लिखते हो, लेकिन हमारा टारगेट ये उर्दू नहीं है ना, हमारा टारगेट है इंटरनेशनल लोग, तो उनको तो आपकी पोस्टें समझ ही नहीं आएंगी। कोशिश करो अपनी पोस्टें ऐसे लिखो कि उनको टारगेट करें। जी तबशीरा, अपना इंट्रोडक्शन बताएं, तब तक मैं आपकी प्रोफाइल खोलता हूँ। स्लाइड्स आपने प्रिपेयर करी हैं, क्या हमारी स्लाइड्स 8 मिनट में हो सकती हैं, 7 मिनट? कोई बात नहीं, अभी हम शॉर्ट में कर ले रहे हैं, बाकी हमारे पास फिर टाइम बचेगा तो हम स्लाइड्स भी कवर कर लेंगे अगली क्लासों में। बहुत हेल्पफुल है। आप नहीं भी टाइम बचा तो हम डिस्कॉर्ड पे भी शेयर कर लेंगे। अभी आप एक काम करें, अपने बारे में बताएं, और जो टॉप की जो कंटेंट से रिलेटेड या लिंक्डइन से रिलेटेड जो आपके पास चीज़ें हैं वो बताएं जो कि इनकी हेल्प करें। और एक और चीज़ ये बताएं कि भाई लिंक्डइन से फ़ायदा भी हो रहा है या ऐसे इतना टाइम लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो जी। Hi everyone, for those who don't know me, I am Tafshira Shakeel and today I am here to represent a really good topic which is LinkedIn. And in my case, LinkedIn has been really great platform to show my creativity, and that's the only thing I did is being creative and unique. आप लोगों को भी ये करना है, अगर LinkedIn पर रिकॉग्नाइज होना चाहते हो, जैसे सर ने कहा LinkedIn से फ़ायदा मिला है, तो ऑब्वियसली मिला है, बिकॉज
पीपल नो मी हेयर, दे कम टू मी एंड आस्क आर यू तबशरा शकील। सो यहाँ पे लोग पहचानते हैं, और सिर्फ इधर नहीं, बाहर भी, मतलब लिंक्डइन से बाहर, नॉट ओनली GIEIC, मतलब इसके बाहर भी लिंक्डइन पर लोग मुझे पहचानते हैं और मैसेजेस आते हैं, दे अप्रिशिएट एंड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम मी। सो लिंक्डइन से फ़ायदा है। और दिस इज़ माई प्रोफाइल, यू कैन सी इट्स काइंड इम्प्रेसिव। और ये मेरा भी अभी ऑप्टिमाइज़ करवाइए, लेकिन इससे पहले जो मेरे फॉलोअर्स बने वो मेरे कंटेंट की वजह से बने। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनानी है या फिर आपको ये चीज़ें सारे स्टैंडर्ड पूरे करने हैं। हाँ, वो करने हैं, लेकिन सबसे पहले अपने कंटेंट पे काम करें कि कंटेंट कैसे डालना है। हाफ ऑफ द पीपल जेनरिक कंटेंट डालते हैं सारा, मतलब उसमें ChatGPT के वर्ड होते हैं, हर पोस्ट में वो थ्रिल टू शेयर होते हैं, एक्साइटेड टू शेयर होते हैं, मतलब वो बोरिंग हो चुका है। कुछ ऐसा डालो जिसको देख के मज़ा आए, इसको देख के पढ़ के मज़ा आए, वो आपकी पहचान हो। किसी को कॉपी नहीं करो कि ये अच्छा कर रहा है तो मैं भी ये कर देता हूँ, नहीं, इंस्पिरेशन लो कि ये मुझे अच्छा लगा है इसके बारे में तो मैं इससे इंस्पिरेशन लेती हूँ। अब मैंने कैसे शुरू किया, मुझे भी नहीं आता था कुछ भी, मुझे लिंक्डइन चलाना भी नहीं आता था। अब मैंने क्या करा, ऑब्जर्व किया कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अब मैं तो सिर्फ सरमजा की प्रोफाइल जानती थी, तो मैं उनकी प्रोफाइल देखती थी कि वो कैसे पोस्ट बनाते हैं, या फिर मैं किसी और को देखा, मैंने टॉप लिंक्डइन क्रिएटर्स को देखा, उनकी मैं देखती थी कि यार ये अगर मुझे किसी का कुछ अच्छा लगा कि किसी ने लिखा हुआ अपने टेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स में, तो मैं अपनी पोस्ट में भी वो चीज़ें डालूंगी। किसी का मुझे टेक्स्ट फनी लगा तो मैंने देखा यार ये क्या है, तो उसमें जो मुझे दूसरों की चीज़ें अच्छी लगी मैंने उनको अडॉप्ट किया और अपनी कंटेंट में डालना शुरू किया, कॉपी नहीं किया और अपने स्टाइल में उसको रिप्रेजेंट किया। अब मेरी पोस्ट जो होती है इन्फॉर्मेटिव होती है। अब सर ने बोला फन टू रीड बनाए कि पढ़ने में मज़ा, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो उसमें, पढ़ने में मज़ा आए लेकिन सामने वाले का टाइम वेस्ट ना हो, वो पढ़ के उसको वैल्यू मिले, उसको इन्फॉर्मेशन मिले। अब देखिए पहली लाइन जो होती है ना आपकी पोस्ट बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप इंटरेस्टिंग लिखो जिसके पढ़ देख के लोगों का दिल चाहे कि यार इसको पढ़ो। और फिर दूसरी लाइन में भी आप इंटरेस्टिंग चीज़ लिखो, वर्डिंग बहुत सिंपल रखो। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी वर्डिंग लिख देते हैं जिसमें उनको खुद को भी मतलब नहीं पता होता है। अब कोई यूज़र आपकी चलो पढ़ भी रहे पोस्ट, लेकिन इसमें वर्डिंग इतनी मुश्किल आ गई है कि उसको मतलब ही नहीं पता हो तो आपकी पोस्ट हटा देगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि लिखना कैसा है। तो वर्डिंग सिंपल रखो, चीज़ों को छोटा रखना है और वैल्यू देनी है, क्वालिटी कंटेंट देना है, कुछ भी नहीं डालना। आपको ऑब्जर्व करो दूसरों से और उनसे सीख के अपना कंटेंट बनाओ। तो भाई देखें, इस तरह की प्रोफाइल्स जो आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बना ली हैं। अब आप लोगों का जो क्वार्टर 2 है उस पर अब आपने जो एंड में आ रहा है, तो ये आपने फोकस करना है, पिक्चर ले लें भाई। अच्छा, आपने फोकस करना है कंटेंट पे, क्योंकि कंटेंट जो है अब इम्पोर्टेंट काफ़ी है, क्योंकि वही आपको रिप्रेजेंट करेगा और इसी से आपकी प्रोफाइल ग्रो होगी। एक स्टैटिक वेबसाइट कभी भी आपके पास ग्रो नहीं होती, हमेशा आपके पास वो प्रोफाइल ग्रो